So welcome guys, welcome to this very amazing one shot lecture of semiconductors. सेमीकंडक्टर में इससे अच्छा क्रिस्प कंसाइज और इतना डिटेल में इससे पहले का लेक्चर आपने कहीं नहीं देखा होगा। और ये जो आपको लेक्चर मिल रहा है इसमें मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रॉपर इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं, और जो भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीजें इसमें कवर्ड हैं। तो इट इज जस्ट अमेजिंग। आप जस्ट देखो, फील करो और खुद मुझे बताना कमेंट में कि ये किस तरीके से आपको ये लेक्चर लगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कि जो अपना चैप्टर का ही नाम है सेमीकंडक्टर्स, है ना। इसकी सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे चर्चा क्या, कि ये जो सेमीकंडक्टर नाम है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नाम की एक यूनिट है, जो कि लास्ट यूनिट है आपकी, ठीक है। 14th यूनिट है आपकी एनसीईआरटी में। तो उसमें ये सेमीकंडक्टर नाम का जो चैप्टर है ये आपका इंक्लूडेड है। अब सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करा दूं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। ध्यान रहे कि इसमें ये जो लेक्चर है ये अभी फिलहाल जो मैं बना रहा हूँ ये सीबीएसई के रिगार्डिंग बना रहा हूँ, है ना। और थोड़ा सा लेवल हम अप ही करके चलेंगे, है ना। कॉम्पिटेटिव के कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं फॉर श्योर, ताकि आप बिल्कुल भी इसमें कुछ गलत ना करके आओ। लॉजिक गेट्स हमारा नहीं है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी अपना नहीं है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अपने को सिर्फ एक डिवाइस पढ़ने का है ना। और वो डिवाइस आप जानते ही होंगे, रेक्टिफायर। ठीक है, नहीं भी जानते तो बहुत डिटेल में इसको भी बताएंगे अपन, है ना। तो बात समझ में आ जाएगी कि रेक्टिफायर हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो बस इतनी सी बात है। और बाकी के ऊपर टॉपिक हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के टाइप्स होते हैं इनके बारे में जानेंगे, देन पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, देन अपना रेक्टिफायर पढ़ेंगे। मोटा मोटा बताऊं, तीन ही टॉपिक होते हैं इस चैप्टर में। ये भी लिखने में अब ये चीजें आ जाती हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। तीन टॉपिक कौन कौन से हैं आप एक बार मार्क कर लो। जस्ट देखो, पहला जो टॉपिक है वो आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तीसरा जो है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये तीनों पोर्शन इंट्रोडक्शन का ही है। बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं यहाँ पे। मास एक्शन लॉ भी एक आएगा, वो इसी में आप समझ लोगे। तो आप कुल मिला के इस पार्ट को एज एन इंट्रो ट्रीट कर सकते हो। पार्ट वन रहने वाला है। पीएन जंक्शन फिर काफी अच्छी चीज है भाई, समझने के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसको, तो ये पार्ट टू में इसको ट्रीट कर लेना। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिसमें आपको सिर्फ रेक्टिफायर पढ़ना है, ये आपका पार्ट थ्री हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको तीन ही पार्ट्स इस चैप्टर के बनाने हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा पीएन जंक्शन और तीसरा रेक्टिफायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये टोटल वेटेज जो ये पूरा चैप्टर कैरी कर रहा है अपने आप में, वो काफी ज्यादा है। और वो वेटेज आपको पता होगी ये कि ये 7 मार्क्स का है पूरा। तो अगर आप हिसाब लगाते हो कि कुछ भी नहीं तो अभी तक अगर आप 70 का भी हिसाब लगा रहे हो, तो 63 मार्क्स का अलग कर दो। 63 के बाद जो 7 मार्क्स हैं वो तो आपके यहाँ से फिक्स ही हो जा रहे हैं। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो 63 लेके चल रहे हैं। ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है ना। सबसे ज्यादा हाई वेटेज लगभग इसी चैप्टर का अब रह चुका है। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहली बात आती है कि हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास कंडक्टर्स हैं। तो देखो, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि हमारे पास कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स मतलब क्या, जो पूरा कंडक्ट करते हैं किसी चीज को। और सेमी कंडक्टर, सेमी मतलब ही क्या होता है, सेमी शब्द अगर कहीं पर आता है तो उसका मतलब होता है हाफ या फिर आधा। तो हमें आधा कंडक्ट क्यों कराना है जब हमारे पास पूरा कंडक्ट करने वाले कंडक्टर्स पड़े हैं। तो देखो, सेमीकंडक्टर का पर्पस आधा कंडक्ट या पूरा कंडक्ट कराना नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स का मतलब होता है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही कंट्रोल्ड फ्लो चाहिए, जिसको हम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकें। तो इसी पर्पस के लिए हमने सेमीकंडक्टर का यूज करा। देखो यहाँ पे बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है कि सेमीकंडक्टर हमको क्या चाहिए, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए। अब कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज जब हमको चाहिए तो इसके दो तरीके हो सकते थे। पहले के जमाने में जो हम यूज करा करते थे, पहला तरीका वही है वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स के साथ दिक्कत क्या है कि वैक्यूम ट्यूब्स काफी ज्यादा बल्कि यानी कि बहुत भारी होती थी, और बहुत ही ज्यादा हाई पावर्स इनको ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती थी। लेकिन इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स को हमने फिर रिप्लेस कर दिया है आजकल किसके साथ, सेमीकंडक्टर के साथ। सेमीकंडक्टर्स काफी छोटे होते हैं साइज में, और इनको पावर भी ज्यादा नहीं चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए। तो मसला यहाँ पे ये नहीं है कि हमें आधा फ्लो कराना है पूरा फ्लो कराना है, इससे मतलब नहीं है, है ना। सेमी मतलब आधा करंट फ्लो कराना है, इससे मतलब नहीं है। हमें कंट्रोल में जो है जहां पे करंट को फ्लो कराना पड़ता है वहां पे हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये सेमी शब्द वहां पे कंट्रोल से ही मतलब है। अगली चीज है कंपैरिजन बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये शायद थोड़ा सा ब्लर हो।
हाँ, पर मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं इसमें रेजिस्टिविटी की, तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। वो काफी आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा देते हैं। कंडक्टर्स की जो ज्यादा होती है वो होती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है आपकी 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 8 तक। और रेजिस्टिविटी जस्ट इसका उल्टा 10 की पावर -2 से लेके 10 की पावर- का 8 तक होती है। ठीक है, ये आपने बहुत क्लियर कर लिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में बताओ, तो आप कहोगे सर 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 के बीच में लाई करती है। अब क्योंकि कंडक्टर्स नाम में ही कंडक्टर्स है, तो ये कंडक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी पॉजिटिव होगी। यानी कि 10 की पावर+2 से 10 की पावर+8 तक। और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी, यानी कि 10 की पावर-2 से 10 की पावर-8 तक। याद करने वाला डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर 5 और 6 में खेलते हैं। सेमीकंडक्टर देखो -5 से +6 होती है इनकी रेजिस्टिविटी। और जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है +5 से -6 तक। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आया कि कंडक्टर 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 में खेलते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका यह है कि रेजिस्टिविटी में पहला वाला टर्म नेगेटिव है, कंडक्टिविटी में दूसरा वाला टर्म नेगेटिव है। तो है तो 5 और 6, तो कंडक्टिविटी में 10 की पावर-6 होगा और वहां +5 होगा। रेजिस्टिविटी में -5 होगा और +6 होगा। इंसुलेटर जो है वो 11 और 19 में फ्लो करते हैं। इंसुलेटर क्योंकि रेजिस्टेंस देने के लिए जाने जाते हैं, तो इनकी रेजिस्टेंस पॉजिटिव होती है 10 की पावर 11 से लेकर 10 की पावर 19 तक। और जो इनकी कंडक्टेंस है वो -11 से लेके 10 की पावर-19 तक होती है। तो ये कुछ डेटा था जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब इसका क्या काम है, ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा कि इसको हम ऐसे लिखते थे, R इज इक्वल टू R0, ठीक है, इंटू एल्फा डेल्टा टी। तो इस तरीके आर नॉट आर इज इक्वल टू R0 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये जो अल्फा आता था, इसी इसी तरीके से रो को भी लिखा करते थे। तो ये जो अल्फा होता था, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो कंडक्टर्स के लिए देखो, आप जानते हो यहाँ पर ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होती है। इन जो अपने पास सेमी कंडक्टर्स हैं और जो बचे इंसुलेटर, उन दोनों के लिए ही ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव और इंसुलेटर के लिए भी नेगेटिव। करंट की बात करें, करंट कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। और जहां पर बात है सॉरी सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर की, जहां तक बात है, तो इनमें करंट ही फ्लो नहीं होता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज छुपी हुई है, उसको यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये शब्द। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, देखो आप, ये जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इनमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से है। तो जैसे करंट में तो, और जब आप बात कर रहे हो कंडक्टर की, तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे कुछ इस प्रकार। देखना बड़े ध्यान से इसको। देखो, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कंडक्टर्स की, तो जो भी मेरा कंडक्टर्स में आपका चार्ज फ्लो हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। और कंडक्टर्स का जो चार्ज होता था उसको हम देते थे कि जो इसमें करंट फ्लो होगा वो आपका I इक्वल्स टू NE/A/VD होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, A एरिया है, E जो है आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि चार्ज कैरियर्स हैं, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फॉर्मूला रहता था आपका किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। अब जब आप बात कर रहे हो यहां पर स्पेशली इस केस में जो कि है सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स में जो आपका करंट होता है वो दो चीजों की वजह से होता है, IE इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और IH होल्स की वजह से भी। तो इसका फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता है। IE को आप लिख सकते हो NE/A/VD। ठीक है, ये NE एक्चुअली जो हम लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखा जाता है, N फिर नीचे पे E। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। तो ये NeA/VD, और प्लस यहां पे जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ होल्स टाइम्स A V इंटू डी।
इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे तो ए और वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपना कॉमन में आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपका एनई प्लस में एनएच। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में अगर कोई करंट पूछे, इस फॉर्मूले का यूज आपका कहीं भी नहीं होने वाला है ना। बेयर मिनिमम चांस है कि आपसे ये इस तरीके से कुछ पूछेगा करंट वगैरह। इन केस पूछता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमने करंट की बात भी कर ली। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे तो न जाने कितनी बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है और यहाँ भी आता है। आप मुझे बताओ, अगर आप मेटल में टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपका क्या असर पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये कोई मेरा मेटल है, ठीक है। इस मेटल में मैंने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ाया। तो टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपको पता होगा मेटल के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। मान लो ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये नीले नीले क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैंने क्या करा, नीचे से इसमें टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है। मैंने इसको हीट करा नीचे से। लो, मैंने क्या करा, ये मेटल था मेरा, मैंने इसका टेम्परेचर राइज करा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करने लगते हैं। कोई इधर जा रहा है, 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 मतलब रैंडम इधर उधर जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम कहते हैं कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इंक्रीज होता है। और जिसकी वजह से उनको जो कोलिजन का टाइम होता है ना, टाउ, वो आपका काफी ज्यादा घट जाता है। बहुत ही जल्दी जल्दी ये कोलाइड होने लगते हैं। तो इस कोलिजन की वजह से जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो में चलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर मान लो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही फ्लो में चलते हैं, मतलब सारे इधर को जा रहे हैं इस प्रकार, है ना, इस प्रकार, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने में ये रैंडम मोशन दिखा रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है आपस में। और इस प्रकार आप कहोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो मेटल है उनकी कंडक्टिविटी घटती है। तो भाई अगर कंडक्टिविटी आपकी घट रही है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी अगर घट रही है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। बहुत नॉर्मल सी बात है ना। तो सिंपल आप इतना समझो कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो इन कंडक्टर्स, तो आप ये देखोगे कि जो आपकी कंडक्टिविटी है, जिसको हम जनरली सिग्मा से दिखाते हैं, वो कम हो जाएगी। अब कंडक्टिविटी कम हो गई तो रेजिस्टेंस कह लो या फिर रेजिस्टिविटी कह लो, ये आपकी बढ़ जाएगी। और वहीं पे बात है सेमीकंडक्टर्स में, तो सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स बढ़ जाते हैं, जो आप अभी देखोगे पीएन जंक्शन में। तो उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। सेम चीज आपकी इंसुलेटर्स के साथ भी होती है। तो ये आपने एक बेसिक इंटरव्यू देखा कि हमें सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी, वैक्यूम ट्यूब्स में क्या खराबी थी। उसके बाद हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। जैसे हम अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो बहुत सिंपल है कि जो भी अपने कंडक्टर्स हैं 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 की कंडक्टिविटी दिखाएंगे। और वहीं पर अगर हम इनकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो 10 की पावर -2 से 10 की पावर-6 की रेजिस्टिविटी दिखाएंगे। बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो ये 5 और 6 में खेलते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर-5 से 10 की पावर+6 तक होती है। और जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो 10 की पावर 5 से 10 की पावर-6 तक होती है। बात करते हैं इंसुलेटर की, तो वो अलग ही दुनिया में है भाई। 10 की पावर 11 से 10 की पावर 19 तक खेलेगा। 10 की पावर 11 से प्लस प्लस 11 से 10 की पावर+19 अपनी रेजिस्टिविटी रखते हैं इंसुलेटर्स। और 10 की पावर-11 से 10 की पावर-19 की कंडक्टिविटी रखते हैं इंसुलेटर। बात करें टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, जिसको हम अल्फा के नाम से जानते हैं, तो वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है। और वहीं पे सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए नेगेटिव वैल्यू को कैरी करता है। उसके बाद बात करें कि करंट किसकी वजह से होता है, तो हम अगर देखें तो हमारे जितने भी कंडक्टर्स हैं उनमें जो करंट होता है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात करें सेमीकंडक्टर्स में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से होता है। और अगर देखें सेमीकंडक्टर्स में तो जो अपना करंट होता है आपका वो, सॉरी, इंसुलेटर्स में जो करंट होता है अपना वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। लास्ट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो अपने कंडक्टर्स होते हैं रेजिस्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी को कम करते हैं। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में ही टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम होती है, एज अ रिजल्ट कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अब थोड़ी आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखना, बात करते हैं एनर्जी बैंड की। अब देखो एनर्जी बैंड हम किसको कहेंगे,
ये टॉपिक काफी अच्छे से, इसको यहीं पे अगर निपट जाता है तो बहुत अच्छा टॉपिक है ना। समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत करेगा। रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो एनर्जी पॉइंट को ही हम पाउलीज प्रिंसिपल बोलते हैं। मैं केमिस्ट्री के सारे नाम भी लिख के लाया हूं ताकि आपको पता चलते रहे कि केमिस्ट्री में आपने इसको किस नाम से पढ़ा था। तो एनर्जी बैंड क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी एनर्जी पोजेस कर रहे हैं किसी भी सॉलिड में, उसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। अब एनर्जी बैंड दो टाइप के होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, बात करूं वैलेंस बैंड की, तो हाइब्रिडाइजेशन के वक्त जो एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस वक्त बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में जाता है ना, जिस ऑर्बिट में वैलेंस बैंड में मिले वो आपका वैलेंस बैंड होता है। कहने का मतलब, हाइब्रिडाइजेशन के वक्त जब एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिस ऑर्बिट में मिले उसी को वैलेंस बैंड कहा जाता है। तो वैलेंस बैंड क्या है, जब आपने हाइब्रिडाइजेशन करा तो आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिस भी आपका ऑर्बिट में था उसको वैलेंस बैंड कहेंगे। तो आप क्या समझे कि जो वैलेंस बैंड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के वक्त हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, ये थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा थी। आप यहाँ पर फिजिक्स की भाषा लिखो तो सिंपल लिख सकते हो, रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड इज जस्ट सिंपली कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, या फिर आप कह सकते हो रेंज इज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों में आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, चलिए फिर यहां से अब थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो गई हमारे वैलेंस बैंड की। पहली चीज सर, इनके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। वैलेंस बैंड के पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्योंकि मुझे हाईलाइट करना है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और दूसरी चीज देखो, नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन। और इन करंट्स की वजह से, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा है कि करंट अगर फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और ये हमेशा भरा पूरा रहता है इलेक्ट्रॉन से। तो हम कहते हैं ऑलवेज फुलफिल या फिर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको काफी अच्छे तरीके से ध्यान में रखने की जरूरत है। बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। तो कंडक्शन बैंड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये भी सेम आप वैलेंस बैंड की तरह ही करोगे। रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो अभी मैंने बताया कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा बॉन्डेड है। तो जहां भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं सिर्फ उसको वैलेंस बैंड कहेंगे, और जिस भी जगह पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं उसको आप कंडक्शन बैंड कह दोगे। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ने जितनी भी एनर्जी को पोजेस करा है उसको ही वैलेंस बैंड कहते हैं, और कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी को आपका पोजेस कर रखा है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड में कंडक्टिंग कहने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं भाई, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन बैंड में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये प्रेजेंट रहते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें करंट फ्लो करता है। ये फुल्ली फिल्ड नहीं होता है ना, ये कभी कभार खाली भी हो सकता है। अगर कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी है तो कोई भी करंट पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन हो, इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब क्या चीज अभी तक देखी है, क्या चीज सीखी है, इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करने का मतलब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं ले जा रहा, बट हाँ, एक चीज जरूर देखनी है कि यहां तक हमने कितनी चीजों को कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हमने बात करी कि जब आप सर सेमी कंडक्टर्स की बात कर रहे हो तो आपने कहा सेमी मतलब आधा कंडक्ट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्योंकि पहले वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी जो बहुत बल्कियर थी और ज्यादा पावर को कंज्यूम किया करती थी। पर आज के टाइम में नाउ अडेज हम यहाँ पर सेमी कंडक्टर्स को यूज करते हैं जो चीप हैं, सस्ते हैं, थोड़े से हल्के भी होते हैं और लेस पावर को कंज्यूम करके ही हमारा काम पूरा कर देते हैं। बात यहां पर आधी कंडक्टिविटी से यह है कि हमें कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि हम अपने कंट्रोल से फ्लो करा पाए इलेक्ट्रॉन को, है ना। कंट्रोल्ड फ्लो आपको यहां पर चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसीलिए आपका सेमीकंडक्टर जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा और आगे अगर इसमें हमने देखें तो हमने और क्या चीजें पढ़ी उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। चलिए पहले बात कर देते हैं आपके मेटल्स के बारे में।
आपके मेटल्स के बारे में कि हमने अभी तक मेटल के रिगार्डिंग कौन-कौन सी चीज़ों को देखा, कौन-कौन सी चीज़ों को पढ़ा। पहली चीज़ हमने इसमें जो पढ़ी थी मेटल में, वो थी मेटल की कंडक्टिविटी। सर ये 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 की रेंज में वेरी करती है। दूसरी चीज़ थी मेटल की रेजिस्टिविटी। सर ये 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 की रेंज में वेरी करती है। और जो तीसरी चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी, वो थी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा इसका कैसा होता है फॉर मेटल्स द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। और अगली चीज चौथी चीज जो करंट किसकी वजह से होता है मेटल में, तो हमने कहा था कि इसमें जो करंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और इसका आपने फॉर्मूला भी देखा था कि हम इसको कह रहे थे I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये आपका एक फॉर्मूला यहां से बन जाता है। लास्ट में आपका पांचवा फॉर्मूला यहां से पांचवा पॉइंट हमने यहां पर और आपको डिस्कस कराया मेटल के ही टर्म्स में कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। एज अ रिजल्ट आप कह सकते हो कि इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये 5 पॉइंट मेटल के थे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने ये देखा कि अपने पास सेमी कंडक्टर्स भी पड़े हैं, है ना। अपने पास सेमी कंडक्टर्स भी पड़े हैं। मेटल तो कंडक्टर होते हैं, प्योर कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर की बात करते हैं कि सेमी कंडक्टर किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखो भाई, सेमीकंडक्टर में जो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी वो थी इनकी कंडक्टिविटी, जो कि 10 की पावर +5 से 10 की पावर -6 के बीच में लाई करती है। दूसरी चीज जो आपने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ी वो थी रेजिस्टिविटी, जो कि 10 की पावर -5 से 10 की पावर +6 में लाई करती है। मैंने ट्रिक बताई थी कि रेजिस्टिविटी में पहला जो टर्म आता है वो माइनस का आता है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। हमने कहा जब हम इसमें बात करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की, तो सेमीकंडक्टर के लिए सर ये नेगेटिव निकल के आता है। फिर हमने चौथी चीज की बात करी, ये तो रही टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की बात करी तो नेगेटिव आया, अच्छी बात है, आ गया नेगेटिव, उससे क्या कर सकते हैं। आगे चीज हमने देखी कि इसमें करंट किसकी वजह से होगा, तो हमने कहा जो इसमें नेट करंट होगा वो होगा एनी प्लस में एन एच के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स के सम के बराबर। तो हमने कहा था आप इसमें क्या करो, आप इसमें एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एनई प्लस एनएच। ये टोटल करंट का फॉर्मूला आपका था। ठीक है, चाहो तो आप ध्यान में रख सकते हो। पांचवी चीज मैंने कह दिया आपसे, इसमें आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं तो इस फॉर्मूले को आप हटा भी सकते हो भाई। ठीक है, कभी भी अगर आपका क्वेश्चन आए एकदम ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूले में बेयर मिनिमम 99% चांस है कि फॉर्मूले में ये क्वेश्चन ना बने। क्वेश्चन बनेगा तो मास एक्शन लॉ से, वो भी बड़ी मुश्किल से बनता है। मास एक्शन लॉ आपको बता दी जाएगी एंड दैट्स इट। ये लेकिन बताना का काम था तो बताया है इसलिए। सेमीकंडक्टर की और बात करें तो सर टेम्परेचर जब आप इसका इंक्रीज करते हो तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। चलिए, तो यहां तक हमने चीजों को काफी अच्छे तरीके से कवर भी करा और इसी तरीके से हमने रिलेट भी करा। ओके, कंडक्शन और वैलेंस बैंड ये मैं रिवाइज कराने वाला था, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो, वैलेंस बैंड वो बैंड है जहां पर वैलेंस शेल की जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी का लेवल है उसको वैलेंस बैंड कहेंगे। या फिर हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं तो सब तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में जाता है वो वैलेंस बैंड है। इसमें हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज भी फ्लो नहीं होता है और हमेशा ये इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। 3 पॉइंट हो गए वैलेंस बैंड के। दूसरा पॉइंट था कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब जहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका चार्ज रहता है। और तीसरी चीज, क्योंकि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा यहाँ पे परमानेंट नहीं होते हैं, तो ये कभी खाली भी हो सकता है कभी भरा भी हो सकता है। बात करेंगे कंडक्शन बैंड की, तो ये 3 पॉइंट इसके हुए। डेफिनेशन सिंपल सी थी कंडक्शन बैंड की भी, कि रेंज ऑफ एनर्जी possessed बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, है ना, या कंडक्शन लेवल। ठीक है, तो अब दो चीजें आती हैं। देखना, सबसे पहले आप देखो फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको एफ ई जी भी बोल सकते हो। फॉरबिडन, एफ फॉर फॉरबिडन, ई फॉर एनर्जी, जी फॉर गैप। और इसको डेल्टा ई जी भी बोला जाता है। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब सुनना,
कंडक्शन बैंड बैंड में क्या था, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, है ना, और इनकी वजह से ये फ्लो हो सकते थे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते थे, कैन फ्लो लिखा है यहाँ पे, वैसे इसको समझ में नहीं आ रहा, है ना, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, ये फ्लो कर सकते हैं। नीचे मैंने बनाया है वैलेंस बैंड, तो अगर इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आपके ही सामने बनाओ तो देखना, ये जो मैंने नीचे पे बनाया है वैलेंस बैंड है, और ये जो मैंने ऊपर पे बनाया है कंडक्शन बैंड है। अब वैलेंस बैंड में आपको पहले से पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डेड होंगे, एक है तो उसका जोड़ा तो होगा ही है ना, एक है तो उसका जोड़ा तो है ही है, बॉन्डेड होंगे और ये फ्लो नहीं कर सकते। कंडक्शन बैंड में अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये फ्लो कर सकते हैं। अब इन दोनों लेवल के बीच का जो गैप है, आपको दिख पा रहा होगा ये जो गैप है, इन दोनों लेवल्स के बीच का जो गैप है, इसी गैप को एफ ई बी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एफ ई जी सॉरी, और या फिर डेल्टा ई जी कह देते हैं। इसको निकाला कैसे जाता है? देखो, जो चीज ऊपर है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, कंडक्शन बैंड आपको साफ साफ दिख रहा है ऊपर है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी से आप माइनस करते हो वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। देखो, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का गैप निकाल ले हो ना, तो ये जो पॉइंट है ये देखो कंडक्शन बैंड की ये मिनिमम एनर्जी है, ई सी। और वैलेंस बैंड का तो ये वाला पॉइंट ले रहे हो, ये वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी है भाई। ठीक है। अब अगर यहां पर देखें डेल्टा Eg कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी जब आप करते हो, तब आपको डेल्टा Eg की वैल्यू प्रोवाइड होती है। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। सिलिकॉन के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी? सर आपके इन वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको डेल्टा Eg बोल रहे हैं, इसकी। आगे देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वैसे तो मैं बता चुका हूं, बट आप इसमें एक और डेफिनेशन ऐड कर सकते हो। वैलेंस बैंड को हाईएस्ट एनर्जी लेवल कहेंगे जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो आप देख पा रहे हो ये वैलेंस बैंड है, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन लेवल है जहां बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कंडक्शन बैंड लोवेस्ट एनर्जी लेवल है जहां पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर करी गई हैं। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे ये डायग्राम था जो कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं तो सीधा कर लूंगा, है ना। पीडीएफ अगर आपको इन केस मिले तो आप थोड़ा सा काम चलाएंगे, है ना, तब बात बनेगी। देखो, ये है बड़ा सिंपल सा एक डायग्राम है, देखो, कंपेयर करा है और कुछ नहीं है। कंपेरिजन किस किस के बीच में, देखना। सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। तो आप देखो कंडक्टर्स में क्या है, ये सबसे पहले हमने कंडक्टर्स की बात करी। कंडक्टर्स में ये वैलेंस बैंड है आपका, ये देख पा रहे हो पिंक वाला, ये वैलेंस बैंड है। और ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये कंडक्शन बैंड है। ये दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे, देख पा रहे हो, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ये होगा इन द केस ऑफ कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों में ही थोड़ा थोड़ा गैप प्रेजेंट होगा, और ये गैप की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि सामने वाला सब्सटेंस सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। क्योंकि मेटल में तो आपने देख लिया कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ही ओवरलैप्ड है, देख रहे हो, ओवरलैप बैंड्स हैं। और यहाँ पे आपको ऊपर को आपने एनर्जी लेवल दिखाई है, ठीक है, एनर्जी लेवल सबके लिए ऊपर को दिखा रखी है। सेमीकंडक्टर में देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप है, लेकिन भाई ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम ही होना चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक पॉइंट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया तो इस मटेरियल को आप क्या कह देते हो, फिर इंसुलेटर कह देते हो। यही गैप डिसाइड करेगा कि आपका जो सब्सटेंस है वो सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। काफी बार मल्टीपल टाइम्स ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में डायरेक्ट इनको बनाने के लिए आपसे पूछ देता है, तो आप इनको बना के आ जाओगे।
अगर आपका पास मेटल है तो आप उसको ओवरलैप करा दोगे, अगर आपके पास सेमीकंडक्टर है तो आप उसकी वैल्यू को लेस देन या इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे, और अगर आपके पास है इंसुलेटर तो आप उसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखने वाले हो। किसकी? डेल्टा ईजी की, या फिर सर जिसको आप कहते हो एफ ई जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, डेल्टा ईजी या ईजी भी लिख देते हैं बहुत बारी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब सीधा कर लेता हूँ फिर मैं, ये एक पन्ना बीच में टेढ़ा आया था, इसके चक्कर में मैंने पीडीएफ को टेढ़ा करा था। ठीक है, अब देख लेंगे बाद में। अब बात करते हैं फ्लो ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर। वैसे तो मैं बता चुका हूँ दो तरीके से होता है, तो काइंड ऑफ रिवीजन भी आपका हो रहा है साथ ही साथ। ठीक है, लेकिन ये नोट्स वाकई में बहुत सोच समझ के बनाया गया है, हर पॉइंट जो जरूरी है वो उसमें इंक्लूडेड है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस इन सेमीकंडक्टर आप देखो, एक तो फ्लो ऑफ होल्स हो रहा है। ठीक है, आपके होल्स जो है वो फ्लो करते हैं, और दूसरा जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो फ्लो ऑफ होल्स जो है, ठीक है, ये सिर्फ वैलेंस बैंड में हो सकता है, क्योंकि क्योंकि होल्स सिर्फ वैलेंस बैंड में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है तो सही वैलेंस बैंड में, लेकिन वो पेयर्ड है तो वो आपके फ्लो नहीं कर सकते। फ्लो ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, सही बात है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हर जगह हो सकता है भाई, वैलेंस बैंड में भी हो सकता है, कंडक्शन बैंड में भी हो सकता है। हालांकि वैलेंस बैंड में बहुत कम चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, क्योंकि वो बॉन्डेड फॉर्म में है। कंडक्शन बैंड में तो जो आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की ही वजह से है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो दोनों जगह एग्जिस्ट तो करेंगे, लेकिन सिर्फ जो फ्लो कर पाएंगे, मैंने अभी भी बताया कहाँ कर पाएंगे, कंडक्शन बैंड में कर पाएंगे। और जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में, वही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? करंट के लिए। बताइए, क्या ये बहुत आसान सी बात थी? हाँ सर। तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि मुझे कंडक्टिविटी बढ़ा देनी है अपने सेमीकंडक्टर की, तो आप क्या कहोगे? सर या तो होल्स बढ़ा दो, अब होल्स होते कहाँ हैं? वैलेंस बैंड में, तो आप कहोगे या तो होल्स बढ़ा दो वैलेंस बैंड में, या फिर आप कहोगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? सीबी, कंडक्शन बैंड में, तो आप कहोगे या तो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर दिया जाए इन कंडक्शन बैंड। इन दोनों में से ईदर एक चीज भी आप कर दोगे तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब एक्चुअली होता क्या है, जितने लगभग आप देखो, इम्प्योरिटी की बात अलग है, लेकिन अगर आपने इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है, तो जितने वैलेंस बैंड में होल्स हैं उतने ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ऐसा क्यों? समझना बात को। मान लो ये मेरे दो बैंड हैं, आप जानते हो कि नीचे वाला जो है ये आपका वैलेंस बैंड है, और जो ये ऊपर वाला है ये आपका कंडक्शन बैंड है। दोनों के बीच में हमने कुछ कुछ यहाँ पे दूरी रखी है। वैलेंस बैंड में ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में थे, तो ये सर मान लो दो पेयर थे इलेक्ट्रॉन के। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन हॉपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं हॉपिंग। चलो हॉपिंग भी अभी आएगा। तो होगा क्या कि सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़े से यहाँ पे मान लो ऐसे नीचे पर भी हैं। कलर ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, ये नीचे पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में जाएंगे वैलेंस बैंड से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ानी है, टेम्परेचर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा और यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे ही आपने हीट करा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा और यहाँ कंडक्शन बैंड में जाके फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। समझ में आई बात? बिल्कुल सर। अब हो क्या रहा है भाई, सिमिलरली इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ वाला था, वो भी कुछ समय बाद क्या होगा, यहां से उठेगा और यहां चला जाएगा। और क्योंकि ये टॉप का लेवल है तो इसी लेवल से जाना पसंद करेंगे। अब ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है, देखेंगे यार ऊपर तो जगह खाली हो गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह यहां फिक्स कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह यहां फिक्स कर लेंगे, और जो इनके नीचे वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर वो इन इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर जो होल क्रिएट हुए हैं उनकी वजह से आएंगे। तो इसको बोलते हैं हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा लग रहा है कि होल्स भी हॉप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपका होल्स क्रिएट हुए तो नीचे के इलेक्ट्रॉन ने आके उनको भरा, लेकिन अब उन इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली हुई, उन इलेक्ट्रॉन्स की जगह फिर नीचे वाले इलेक्ट्रॉन आए, तो होल्स भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। पहले होल्स यहाँ थे, फिर होल्स यहाँ पर क्रिएट हुआ, फिर होल्स यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन की हॉपिंग की वजह से होल्स भी हॉप कर रहे हैं, और यही फिनोमिना हमें सेमीकंडक्टर में जो है वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए बताना जरूरी था। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर भाई, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर वेरी सिंपली दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
इंट्रिंसिक यानी कि अंदर की चीजें हैं भाई, पूरी की पूरी सारा मालताल अंदर का है। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्स मतलब बाहरी चीजों से मिलके बने हैं। तो इंट्रिंसिक का कहने का मतलब कि जो चीज प्योर है, सिर्फ इन खुद खुद से बनी है, प्योर सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एक्स मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो, एक्स मतलब बाहर, वैसे बाहर ही रहता है एक्स, है ना। तो बाहर, तो बाहर वाले जो आपकी, जब आप इंप्योरिटी को ऐड करते हो तो उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। या इसका एक और नाम होता है डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि हम डोपिंग कर रहे हैं इसमें। डोपिंग बहुत बारी पूछ देता है, व्हाट इज डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इन सेमीकंडक्टर्स कॉल्ड डोपिंग। इंट्रिंसिक जो होते हैं ये प्योर फॉर्म होते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन के, ठीक है, इनको आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और अगली चीज है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के बारे में। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, ये जो है मेरा Ni, ये बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और ये बराबर होगा नंबर ऑफ होल्स के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि Ni इज इक्वल टू एनी इज इक्वल टू NH। Ni इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है, मतलब जो अंदर चार्ज को कैरी कर रहे हैं। Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH नंबर ऑफ होल्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे, होल्स वैलेंस बैंड में होंगे। एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात करें, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें हमने कुछ इंप्योरिटी ऐड करी है ताकि उनकी कंडक्टिविटी को इंप्योर किया जा सके, प्योर सॉरी इंप्रूव किया जा सके। तो ये दो टाइप के होंगे, एन टाइप और पी टाइप। जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, जैसे एक नाइट्रोजन भी आ सकता है इसमें, है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एक्सेट्रा, वैसे नाइट्रोजन लेंगे नहीं क्योंकि। और पी टाइप में आप देखो सिलिकॉन है, है ना, जर्मेनियम है ना, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये सारे जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये ट्राईवेलेंट अगर है तो ये आपको, एक मिनट, आपको क्या दिया है इसने? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है, थैलियम भी आ सकता है इसमें, इसमें थैलियम भी ला सकते हो। और इधर पे नाइट्रोजन वैसे ला सकते हैं, ला सकते हैं। अब सुनना, बात क्या होती है, पेंटावेलेंट है मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आप बॉन्ड इनको करते हो 14 ग्रुप वालों के साथ। 14 ग्रुप में कौन कौन आते हैं सर? 14 ग्रुप सेमीकंडक्टर की फैमिली है, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम है, एसएन टिन है, पीबी है ना, लेड है। ये सारे आपके 14 ग्रुप वाले जो हैं आपकी, ये सेमीकंडक्टर्स की फैमिली में आते हैं। अब आप क्या कह रहे हो, आप सिंपली ये कह रहे हो कि आपने यहाँ पर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाली, ट्राईवेलेंट सॉरी ट्राईवेलेंट है तो 3 इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये तो 14 ग्रुप वाले हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब आप सिमिलरली एन टाइप बना रहे हो तो आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल रहे हो, तो 1 2 3 4 5 होंगे इनके वैलेंस शेल में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और इनके 14th ग्रुप वालों के कितने होंगे? सिर्फ 4 ही होंगे। अब इन केसेस को समझते हैं अच्छे से। देखो, सबसे पहले 14th ग्रुप वाले के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाली तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रहे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो आपस में बॉन्ड कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये यहां पर आपको क्या मिल गया? ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री है भाई, ये फ्री है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव का काम करता है, और इसीलिए ये पी टाइप जो है आपका सेमीकंडक्टर बन जाता है। ये याद रखने की ट्रिक है इसकी। कोई भी सेमीकंडक्टर चार्ज नहीं होता, सारे के सारे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। पर पी टाइप को आप अगर पॉजिटिव समझते हो तो आप आसानी से समझ जाओगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और ये पहले से इसमें था, तो इसलिए पी टाइप है। एन टाइप है तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है। देखो, चार जो इलेक्ट्रॉन है, 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड कर जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा। लेकिन अब की बारी ये 14 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका फ्री है। तो ये इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन काम करता है। बाहर से डाला हुआ इलेक्ट्रॉन बचा है, अंदर का इलेक्ट्रॉन बचता तो पॉजिटिव का काम करता, बाहर से डाला इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये नेगेटिव का काम करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन टाइप नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, होल्स पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होंगे आपके NH से। और पी टाइप पॉजिटिव का काम करेगा।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स आपके काफी ज्यादा होने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पी टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से। ये काफी अच्छा तरीका है इसको याद करने का और समझने का। बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। एन टाइप को नेगेटिव चार्ज, पी टाइप को पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। दोनों ही आपके सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, जब आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको -273.15 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं या 0 केल्विन बोलते हैं, इस टेम्परेचर में जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो ये डेल्टा ईजी है। ये आपने टेम्परेचर बहुत कम दिया है, इतना कम टेम्परेचर है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं जम जा रहे हैं भाई। हीट देते तो ऊपर जाते हैं ना, थोड़ी एनर्जी मिलती, एनर्जी मिल ही नहीं रही है, उल्टा रिलीज हो जा रही है ठंडा होने के चक्कर में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर जा ही नहीं पाते। और ये जो आपका सेमीकंडक्टर था प्योर वाला, ये अब एक इंसुलेटर बन जाता है। ध्यान रहे यहाँ पे प्योर जीरो टेम्परेचर दिया है जिसको 0 केल्विन बोलते हैं। वहां पर क्वेश्चन में बहुत बारी 0 डिग्री सेल्सियस देता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। नहीं, सेल्सियस होगा तो अगर -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, यह आप जानते होंगे। रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है फिर सर? रूम टेम्परेचर में थोड़ी इनको एनर्जी मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन हॉप होके आप देख रहे हो ऊपर पहुंच जाते हैं और उतने ही होल्स नीचे क्रिएट हो जाते हैं। ये ईसी है, ये ईवी है। और एनई और एनएच दोनों बराबर होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड है एनई, और टोटल नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड है एनएच। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, ये देखो 4 गए, 1 2 3 4, उतने ही होल्स यहां बने, 1 2 3 और एक 4। आगे बढ़ते हैं। 0 केल्विन में प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं एक इंसुलेटर। अगेन नोट में लिख दिया, इन सेमीकंडक्टर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर नो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इंक्रीज एंड हेंस कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। तो अगर आप सेमीकंडक्टर में हीट करते हो तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इंक्रीज करते ही नहीं हैं, बल्कि बल्कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड से निकल रहे हैं उतने ही कंडक्शन बैंड में जाते हैं और उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट होते हैं। और इसीलिए आप कहते हो कि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। हालांकि जैसे मेटल में रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, इसमें भी रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, परंतु बावजूद इसके जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड होते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज कर जाती है। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे एन टाइप पी टाइप के बारे में पढ़ते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो देखिए भैया जरा, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाले रहते हैं आप इसमें, है ना। जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एस बी, ठीक है, एस बी लिखा है एंटीमनी। और ये बी आई है, बिस्मिथ है। प्रोसेस और इम्प्योरिसिंग इम्प्योरिटी एडिंग, इसको ही हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग इज डन इन पार्ट्स पर मिलियन। ये बहुत बारी पूछ भी सकता है आपसे। डोपिंग को हमेशा पार्ट्स पर मिलियन में करेंगे, मतलब बहुत कम डाला रहता है। आप इसको समझिए कि जब हम डोपिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ही कम अमाउंट में जा रहा होगा, दैट मीन्स कि वो पार्ट्स इन पर मिलियन में है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताऊं, देखो, पीपीएम आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, मिलियन मतलब होता है 10 की पावर 6। तो जितना भी आपने इम्प्योरिटी ऐड करा अपॉन में जो टोटल नंबर था, इसको अगर आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो पार्ट्स पर मिलियन में निकल आएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग बेसिक। टोटल अमाउंट ऑफ मैटर जो आपके पास था उसको अपॉन में डालना है, अपर पे जितना भी डोपिंग करा है इनटू 10 की पावर 6। ठीक है, बस मिलियन मतलब आना चाहिए। 10 raised to power 6। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ड्यू टू पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही वीकली बॉन्डेड होता है पेरेंट एटम के साथ, क्योंकि ओनली 4 इलेक्ट्रॉन कैन बॉन्ड ना। साफ साफ लिखा है कि 4 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर सकते हैं, तो इसको ऐसे समझो। मैंने आपको बताया था कि 5 आप यहाँ पे जो है डोनर डाल ले हो, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आपके पास जो भी सेमी कंडक्टर्स हैं उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन काफी अच्छे से बॉन्ड कर जाएंगे। 1 2 3 4, पांचवा ऐसा नहीं कि मतलब अलग ही हो जाए, ये भी रहेगा, कांटेक्ट में तो रहेगा भाई, लेकिन उस इंटेंसिटी के साथ, उस प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, है ना, हल्का हल्का रहेगा, हल्का हल्का। तो ये हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन प्रॉपर बॉन्डिंग में नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, इसको कम करना था, ज्यादा कर दिया।
प्रॉपर बॉन्डिंग में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है सर नेगेटिव काम करता है। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल जस्ट बिकम फ्री बाय जस्ट गिविंग थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर जनरल 25 डिग्री सेल्सियस में अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाएगा। और Ni इज ग्रेटर देन NH, तो ये किसकी बात चल रही होगी सर, एन टाइप की, है ना। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और NH यानी कि होल्स होंगे वो वैलेंस बॉन्ड में होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किसके केस में, एन टाइप के केस में। तो एन टाइप के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है जब आपने डोपिंग नहीं कराई है। लेकिन जब आपने डोपिंग करा दी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर एन टाइप बनाया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो जाते हैं नंबर ऑफ होल से। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी और प्योर सेमीकंडक्टर बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हेंस एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो इलेक्ट्रिकल। तो सीधे मैंने पूछ सकता है आपसे, देखो मैंने पूछ दिया कि आप कह रहे हो कि कोई भी एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मैं कह रहा हूं क्यों होता है। होता है, अच्छी बात है, हमको भी पता है, मैंने बता दिया, मैंने खुद बताया। मैंने कहा भाई देख, जो भी अपना सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब मैं खुद पूछ रहा हूँ क्यों, है ना। तो दैट्स वाई मैं खुद पूछ रहा हूँ क्यों। तो इसके पीछे का रीजन होगा कि क्योंकि जो आप इंप्योरिटी डाल रहे हो ना, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, और जो भी आपका सेमीकंडक्टर है प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टर, तो ये इंप्योरिटी भी और ये सेमीकंडक्टर भी, ये दोनों ही न्यूट्रल हैं, है ना। अगर न्यूट्रल को मिला के कोई चीज बनाएगा तो न्यूट्रल ही तो बनेगी। तो ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। इसको डोनर इंप्योरिटी कहते हैं ग्रुप 15 वाले को, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट कर रहा है, आपने देखा। तो इसको डोनर इंप्योरिटी कहेंगे, ठीक है। ग्रुप 15 जो भी है, कौन कौन से आते हैं इसमें सर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ये आपको याद करना है। बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यानी कि BAl, इंडियम, गैलियम, ये सारा होगा। तो मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से। देखना, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें से आप कुछ भी डालो, ये ट्राइवेलेंट है। इनको एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं। इनमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चक्कर में। होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। Ne और Np बराबर होते हैं। Np है या NH है, Ne और Np बोल रहा है। हाँ, चलो H कर लो इसको, ठीक है। जब न्यूट्रल होगा तो तब आपका Ne और NH जो है वो बराबर होंगे इसमें। लेकिन आफ्टर डोपिंग NH और Ne में डिफरेंस आ जाएगा, NH ज्यादा हो जाएंगे इन पी टाइप। होगा ये भी कैसा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब भाई यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। नोट्स आप देख लेना, मैं सीक्वेंस में ही चल रहा हूँ। बट उससे पहले मैं एक बार ये बढ़ा देता हूँ, मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ सिंपल होती है, इसलिए पहले करा रहे हैं इसको। तो क्या है मास एक्शन लॉ, बोलता है Ni का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो Ne इंटू NH के बराबर आएगा। प्रूफ भी कर सकते हो काफी आसानी से। Ni ये नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, है ना। प्योर सेमीकंडक्टर है इसलिए इंट्रिंसिक कहा। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो है Ni। जब आप उसकी डोपिंग करा दे रहे हो तो जो भी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको जब आप नंबर ऑफ होल्स जितने भी बने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो Ni स्क्वायर के बराबर आएगा। समझ गई बात। जब प्योर सेमीकंडक्टर में, जब उसने कोई डोपिंग नहीं कराई है, उसमें जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है उसका जब आप स्क्वायर करते हो तो वो जो आपका सेमीकंडक्टर डोपिंग के बाद बन रहा है Ni, जिसमें जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जितने भी होल आ रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगली चीज सुनेंगे। मैंने अभी अभी बताया था कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स, ये दोनों बराबर हैं, और ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर Ni के। तो ये तो करा है Ni स्क्वायर Ne इंटू NH के बराबर है। मतलब सर इसको प्रूव करना भी आसान है ना भाई, देखो Ni स्क्वायर, चलो मैं, जस्ट मुझे 2 मिनट देना भाई। एक काम करते हैं ना अपन, यहाँ पे आपको बता देते हैं एक बार, फिर इसको हटा भी देंगे तो दिक्कत कुछ ना आए। सुनना,
तो देखना भाई यहीं पे एनआई स्क्वायर है, तो एनआई स्क्वायर को कैसे लिखोगे? एनआई इंटू एनआई, एनआई मल्टीप्लाई में एनआई, तभी तो एनआई स्क्वायर होगा। अब एनआई तो किसके बराबर है? एनई के बराबर भी है, एनएच के बराबर भी है। तो एक एनआई की जगह लिख दो एनई, और दूसरी एनएच की एनआई की जगह लिख दो एनएच। तो क्या पता चला? एनआई स्क्वायर जो होगा वो एनई इंटू एनएच के बराबर है। देखो प्रूफ भी हो गया। तो इसको आप डेरिवेशन थोड़ी मंगोगे, ठीक है? बड़ी मेहनत लगी थी भाई इसको बनाने में दरी। तो ये चीजें हैं। देखो एक टेबल भी है लास्ट में, इसको लास्ट में देखेंगे। उससे पहले मैंने तो चीज बताई है, उसे फोकस करते हैं। क्या था? हाँ, डोनर एनर्जी लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से समझना। डोनर एनर्जी लेवल, डोनेट कौन करेगा? डोनर इंप्योरिटी तो करेगी। पी टाइप तो सर एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, ये एक्सेप्ट करेगी। डोनेट करने वाली इंप्योरिटी कौन है सर? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ये डोनर इंप्योरिटी है, ये डोनर इंप्योरिटी है। डोनेट किसको करने हैं? इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को। तो डोनर एनर्जी लेवल कहां लाई करेगा भाई? यहां पे। ये ईडी डोनर एनर्जी लेवल है। किसके केस में होगा सर? एन टाइप के केस में, क्योंकि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ही क्या होती है? डोनर होती है। टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, ध्यान रहेगा। हाँ सर। तो आप देख रहे हो इसके बीच में लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, समझ रहे हो? ये यहां से डोनेट करेगी अपना इलेक्ट्रॉन, किसको? कंडक्शन बैंड को। और एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल सर ये है, ये एक्सेप्ट करेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इनको एक्सेप्ट करेगा। ये एक्सेप्टर है। 0.01 से 0.05 के बीच में होगा, समझ में आई बात? तो ये नीचे लाई करेगा डोनर एनर्जी लेवल, सॉरी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये जो डोनर एनर्जी लेवल है ये ऊपर लाई करेगा। क्लियर हो गया काफी आसानी से। प्योर सेमीकंडक्टर में Ni और NH बराबर होते हैं। ये कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बराबर होंगे, ठीक है? देखना, मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा, मतलब इस जिसका कोई है ना तोड़ नहीं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर होती है देन होल्स, ये आपको आना चाहिए। मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, म्यू से दिखाते हैं इसको, ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो आप क्या कहते हो? Hence, for n-type semiconductor with same number of Ne as that of NH, in p-type semiconductor, n-type will have more conductivity. तो मान लो मैं आपको दो टाइप के सेमीकंडक्टर दे देता हूँ। एक दे देता हूँ, मैं कहता हूँ देखो ये एन टाइप है, और एक मैं देता हूँ, देखो कहता हूँ देखो ये पी टाइप है। तो आप मुझे बताओ किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? बट उसके लिए मैं एक कंडीशन भी दे रहा हूँ कि एन टाइप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल डेटा है तो इसको सीरियसली मत लेना, 5 है मान लो। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें भी मैं नंबर ऑफ होल्स मान लेता हूँ 5 है। तो अब किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? सर बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है तो एन टाइप ज्यादा मोबाइल होगा, ज्यादा मोबाइल होगा। कंडीशन है भाई, दोनों में कैरियर सेम होने चाहिए। मान लो पी टाइप में 6 होते हैं, एन टाइप में 5 ही थे, फिर तो पी टाइप की ज्यादा होती ना। तो बेसिक बातें हैं, इनको थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, माइंड मैप भी हम इधर ही बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर क्या असर पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टेंस बढ़ती है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टेंस घटती है। टेम्परेचर घटाने पे सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घटेगी। टेम्परेचर घटाने में कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टिविटी भी कम होगी, और कंडक्टेंस बढ़ेगी। और अगर आपने बहुत कम टेम्परेचर कर दिया, बहुत बहुत कम टेम्परेचर कर दिया, तो ये जो आपका कंडक्टर है ये सुपर कंडक्टिविटी को शो करेगा, ये एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा। जैसे कि 4.2 केल्विन में आपका मरकरी एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। प्रोफेसर कैमरलिंग ने इसको डिस्कवर करा। क्लियर भाई? माइंड मैप भी बना लेंगे, बट पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में ढेर सारे लाए हो, ढेर सारे, और हर चीज रिटर्न है भाई, हर चीज रिटर्न है। देख रहे हो? देखना फिर। पहला, इफ द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस इस कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी सर, समझ गए? 0 केल्विन में सिलिकॉन इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा।
द डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे बीच में लिखा होगा, द डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर in a metal and a semiconductor essentially arises due to difference in variation in number of charge carrier with temperature। जो difference आता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर एक मेटल और सेमीकंडक्टर में है, क्योंकि मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पे आप देखते हो कि रेजिस्टेंस जो है आपकी ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर में कम होती है। ये अराइज करती है ड्यू टू वेरिएशन इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विद टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, मेटल में नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, मेटल में दोनों में ही टाउ तो बढ़ता है, रिलैक्सेशन टाइम तो इंक्रीज करता है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ा है तो रिलेट कर पा रहे होगे, रिलैक्सेशन टाइम दोनों में ही बढ़ेगा। पर कंडक्टर में तो आपका चार्ज कैरियर नहीं बढ़ रहे, लेकिन सेमीकंडक्टर में बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाता है, और थोड़ा सा ज्यादा ही न्यूट्रलाइज हो जाता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कहीं ज्यादा हो जाते हैं, और वो जो रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है उसके इफेक्ट को वो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ड्यू टू, जो बैंड स्ट्रक्चर आप बनाते हो, वैलेंस बैंड है ना, आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था ये कि क्या बोलते हैं इसको, बैंड थ्योरी, है ना, कि एक बैंड क्या है, एनर्जी बैंड क्या है, वो बताया किसने था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। वैलेंस बैंड फिर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करके कर सकते हो। एन टाइप में जो डोनर इंप्योरिटी होती है वो कहाँ लाई करेगी, आप मुझे बताओ। एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप में क्या होता है, डोनर एनर्जी लेवल किसके नजदीक होता है, कंडक्शन बैंड के होता है। वीबी हमेशा ऊपर होगा और सीबी हमेशा, सॉरी, वीबी ऊपर होगा, सीबी नीचे हमेशा। वैलेंस बैंड क्या लिखा है, कंडक्शन बैंड ऊपर होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, वीबी के ऊपर होगा और सीबी के नीचे होगा, तो देख रहे हो आप, सीबी के नीचे है और वीबी के ऊपर है, ये लिखा है यहाँ पे। अपना ही लिखा भूल जा रहे हैं भाई, कभी कभी, है ना, डाउट तो जाता ही है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज अनचार्ज, कोई सा भी सेमीकंडक्टर हो अनचार्ज। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफ एनी एंड एनएच आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन सेमीकंडक्टर हेवीली डॉप्ड विद फास्फोरस, देन फिर भी कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होने वाली है। देखो फास्फोरस से आपने कराया तो ये कंडक्टिविटी का सवाल ही नहीं है। फास्फोरस पहले ही बताओ कि कौन से ग्रुप का है, 15वें ग्रुप का है सर, लिखा भी है यहाँ पे। 15वें ग्रुप का है, मतलब कैसा सेमीकंडक्टर बनाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल भी ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। थोड़ा चलो फिर आगे बढ़ते हैं इधर से। हम्म, अगली चीज, व्हाट इज द एनर्जी गैप इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, यार ये तो डेल्टा ईजी इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। नहीं 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 भाई, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया इधर पे। जर्मेनियम के लिए वो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू थी, ठीक है, जर्मेनियम के लिए नहीं था ये। और सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम पोटेंशियल होता है आपका 0.7, ठीक है। जर्मेनियम के लिए वैसे भी 0.3 होता है, ये वैल्यू गलत थी, इसको याद मत करना प्लीज। ये मैंने क्योंकि थोड़ा सा ये पहले बनाए थे नोट्स, है ना, इसमें कहीं पे मैंने थोड़ा सा गलती से कर दिया होगा, तो ये 0.7, ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो वो दोनों है ऑप्शन में, तो बोथ करेंगे। अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल गलत, केल्विन होना चाहिए, सेल्सियस होगा तो मैंने बताया अगेन, -273.15 केल्विन, ऐसे ही फंसाता है ये, मैंने तभी पहले बता दिया था। तो विच फाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाती है इसमें, विच डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने ना सेमीकंडक्टर को, अगर आपने प्योर सेमीकंडक्टर को आप फाइनाइट रेजिस्टेंस होती है उसके पास, है ना, एक फिक्स रेजिस्टेंस होती है जो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज कर जाती है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से आप टिक कर दिया यहाँ पे, और ऑप्शन भी देख लेते हैं। फाइनाइट रेजिस्टेंस विद इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज थोड़ी में करती है टेम्परेचर के साथ, फाइनाइट रेजिस्टेंस विद डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, करती है भाई डिपेंड, तो बाकी ऑप्शन गलत हो गए। एनर्जी गैप इन एन इंसुलेटर में भी, एनर्जी गैप इंसुलेटर में कितना होना चाहिए सर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, ध्यान से सुनना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, एक ही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। At absolute zero temperature, a crystal of pure germanium behaves as perfect insulator. ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन। इन एन वैलेंस सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, क्या होगा, वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड, या फिर सॉरी, क्या होगा, वैलेंस बैंड वैसे तो फिल्ड होगा पहले, लेकिन फिर तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो हम कहेंगे वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी हो जाएगा और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो जाएगा।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक सेमीकंडक्टर की इंक्रीज करती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतने वेवलेंथ के इंसिडेंट होते हैं। बैंड गैप जो होगा सेमीकंडक्टर का, ये पता नहीं क्या लिखा है, इसको छोड़ो। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ डाली है शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर। 2480 नैनोमीटर लाइट की वेवलेंथ होती है, दी है एक, है ना। इससे कम आपने इंसिडेंट कराई है क्या, रेडिएशन। तो इससे कम रेडिएशन इंसिडेंट कराने में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज कर रही है, ज्यादा कंडक्टिव बन रहा है। अच्छा बात है। तो जो बैंड गैप होगा सेमीकंडक्टर का वो कितना होने वाला है। तो यार देखो नैनोमीटर दे दिया तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओगे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा नैनोमीटर में है तो एच सी की वैल्यू को आप कितना लिख दोगे पता है, 1240। और अपॉन में लैम्डा कितना दिया है, 2480। मेरे ख्याल से दो बार करेक्ट कर जा रहा है, 08। हाँ, तो आंसर आ रहा है 1/2 यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहाँ है ऑप्शन, टिक करके आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन मिक्स भी कर सकता है, वो भी मैंने आपको करा दिया। कॉपर एंड सिलिकन, ये देखो ये क्या लिखा है, कॉपर है और ये सिलिकन है, इसको कूल करा गया 300 से 60 केल्विन में, मतलब आपने टेम्परेचर को कम कर दिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होगा, देखो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ध्यान से करना क्वेश्चन। कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि वो सुपर कंडक्टर बनने की तरफ निकल पड़ा है। और सेमी कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो डिक्रीज इन Cu बट इंक्रीज इन Si। इन सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, Ni इज इक्वल टू N into NH, मास एक्शन लॉ बोलते हैं इसको। फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को आप डेल्टा Eg भी बोल लेते है ना, या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोले तो FeG। ठीक है, फॉरबिडन का Fe फिर G, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप या डेल्टा Eg बोलते हैं इसको। तो इतना है जर्मेनियम के लिए। फॉर फोटोन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का दिए है। लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मैक्सिमम वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए कि वो प्रोड्यूस कर पाए इलेक्ट्रॉन के पेयर को। और आपको जो दे रखा है यहाँ पे वो डेल्टा Eg दे रखा है। तो भाई ये आपको एनर्जी गैप दे रखा है, क्या है, एनर्जी तो है। तो एनर्जी किसके बराबर होती है, आपको देखो सारे एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, वेवलेंथ। अच्छा ये वेवलेंथ लिखा है, तो वेवलेंथ पूछ रहा है तो एक ही फॉर्मूला है फिर एच सी बाई लैम्डा। अब यहाँ पर सारा एंगस्ट्रॉम में है तो एच सी की वैल्यू को 12400 रख दोगे, और E की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको कन्वर्ट कर लेना, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करके आप किसमें कर दोगे, एंगस्ट्रॉम में। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर यहां से, ठीक है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, देखना ये जो आपने लिखा ये एंगस्ट्रॉम में लिखा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, अच्छी बात है। और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में ही होगा पहले से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। हाँ, तो कन्वर्ट नहीं करना, 0.75 से डिवाइड कर दो 12400 को, 16500 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, क्यों मैं बताऊं, देखो जो भी ये एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी हमेशा ऐसे लिखी जाती है, एनर्जी जो होगी एच और सी का जो प्रोडक्ट होता है, या तो आप उसको लिखोगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एक तरीका तो ये है, या फिर आप इसको लिख दोगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं आएगा अब, नैनोमीटर तो आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आएगा, लेकिन नैनोमीटर की जगह क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये हम पहले पढ़ाते हैं इसको जब डुअल नेचर आता है ना। Impurity atoms with the pure silicon should be doped to make a p-type semiconductor are those of, p टाइप बनाना है सिलिकॉन के साथ, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, p टाइप बनाना है, पॉजिटिव टाइप p टाइप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। और बोरॉन एल्यूमिनियम है ना, गैलियम इंडियम थैलियम जो दिख रहा है उसको टिक कर दो, बोरॉन खत्म। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक हो गया। होल्ड माइनॉरिटी होते हैं, पेंटावेलेंट डोपिंग होती है एन टाइप में, ये भी लिख दिया यहाँ पे, चलो।
ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इसको ऐड कर देंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा? तो यार सिंपल सी बात है, इंक्रीज कर देगी, क्योंकि डोपिंग कर रहे हो आप कुल मिला के। ये कह रहा है कि अगर मैं एक सेमीकंडक्टर है, वैसे घुमा के भी नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दोगे, कुछ भी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो तो डोपिंग कर रहे हो ना, डोपिंग करने से क्या होगा, इंक्रीज ही होगी, चाहे कोई सी भी डोपिंग करो, ट्राइवेलेंट चाहे पेंटावेलेंट, ठीक है। The level of formed the level formed due to impurity atom in the forbidden energy gap very near to valence band in a p type semiconductor। valence band कहाँ होता है, कंडक्शन valence band नीचे होता है। p type semiconductor इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया क्या ये? बिल्कुल सर। क्योंकि भाई एक्सेप्टर इंप्योरिटी 13 टू ग्रुप वाली है, 15 इंप्योरिटी वाली डोनर इंप्योरिटी है, तो डोनर इंप्योरिटी सीबी के नजदीक होती है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी वीबी के नजदीक होती है। क्लियर? यस सर। फॉर एम टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एनी ग्रेटर देन एनएच, बहुत आसान सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है नंबर ऑफ होल से। ये क्वेश्चन देखना, इंट्रिंसिक जो चार्ज कैरियर है वो इतना दे रखा है, मतलब आपको एनआई दे रखा है, और होल्स इतने हो जा रहे हैं, तो ये एनएच दे रखा है। एनई पूछ रहा होगा तो एनआई स्क्वायर इक्वल टू एनई इंटू एनएच लगाओ। एनएच पूछा है, निकाल खाओ, ठीक है, आंसर आपको दिख जाएगा। प्योर सिलिकॉन जो है 300 केल्विन में इसकी होल डेंसिटी होती है इतनी। तो यार ये जो दे रखा है ना, ये मुझे एन इंटू आई दे रखा है, ठीक है। डोपिंग जब आप कर रहे हो इंप्योरिटी से, वो इसकी होल डेंसिटी को इंक्रीज करके इतना बना दे रहा है, तो ये एनएच दे रखा है ना। प्योर का जो होता है उसको एनआई लेते हैं, इसको एनएच लेंगे, एनआई स्क्वायर एन इंटू एनएच, एन निकल जाएगा यहाँ से। किस्सा खत्म क्या? बिल्कुल। अब देखो नया टॉपिक आ जाता है पीएन जंक्शन। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे कर लिए हमने यहाँ से, एक बार आप देखोगे आपको ये बिल्कुल ही समझ में आ जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। बात कर लेते हैं इसके शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएंगे, तो उसको हम प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखना, मैं कहीं और भी इसको बना सकता था, पर मैं बना रहा हूँ इसको पेंट में, ठीक है, जो ऐप आता है, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा रंग बिरंगी तरीके से इस चीज को बताया जाए। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, कलर तो कुछ ढंग का दे दो। चलो इसको ऐसा बैकग्राउंड करते हैं, बैकग्राउंड रखते हैं ऐसा। हाँ, ये आ गया आपका एक डब्बा, इसमें पड़ेगी आपकी हेडिंग, और हेडिंग का जो नेम होगा देखेंगे। सामने ही आपका क्रिएट कर रहा हूँ, रिवीजन भी होता रहेगा। सेमी कंडक्टर्स, तो ये हो जाएगी आपकी हेडिंग। इसको थोड़ा बड़े शब्दों में छाप देते हैं भाई। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो सेमीकंडक्टर्स की अगर आप बात करते हो, तो सेमीकंडक्टर्स में कुल मिला के आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। देखो, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, और तीसरा टॉपिक। चलो पहले मैं सोच रहा टाइम वेस्ट नहीं करता, बट ठीक है, सामने पर ही लिखता हूँ। पहली जो चीज आपको पढ़नी है, वो आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरी जो चीज आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, अगर आप पीएन जंक्शन समझ जाओगे ना, चलो अब तो समझ भी जाओगे लगभग, तो आपको तीसरा टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। तीसरे टॉपिक में आप डायरेक्ट मेरे से कह सकते हो कि पीएन जंक्शन के ही दो चीजें या दो प्रकार, दो यूजेज आपको पढ़ने होंगे। कौन कौन से मैं बताता हूँ, देखो। पीएन जंक्शन के दो यूज हैं। सबसे पहले है पीएन जंक्शन एज एन डायोड, आप देखोगे,
कैसे देखोगे? पीएन जंक्शन आपको जैसे ही समझ में आएगा, तो पहले आप समझोगे कि पीएन जंक्शन एक डायोड की तरह भी काम करता है, और दूसरी चीज आप समझोगे कि जो पीएन जंक्शन है आपका, ये एज एन रेक्टिफायर भी काम करता है। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट बी। बस इतना ही चैप्टर है भाई, ये खत्म हो जाता है ना? खाली यूं ही ये बदनाम है बेचारा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बताओ। तो ये आपका एक सिंपल क्रक्स है। इंट्रो हम पढ़ चुके हैं, तो इंट्रो को एक बार चेक कर लें। चलिए पहली चीज चेक कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने पहले तो बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ी कि सर आपके पास है कुछ कंडक्टर्स, फिर है आपके पास कुछ सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव कर रहे हैं अपने इंसुलेटर। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जो अपने कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बाकी आप खुद समझदार हो। सेमी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज कर रही है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर कंडक्टर्स में आप टेम्परेचर को घटा दोगे तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, सेमी कंडक्टर में घटाओगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। फिर आता है सर एक मास एक्शन लॉ, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो आपका Ni का स्क्वायर है, वो आपका बराबर होता है किसके? Ne डॉट NH के प्रोडक्ट के। तो ये दूसरी चीज हो गई। ठीक है, पहली चीज आप ये समझो। दूसरा मास एक्शन लॉ जो आपने पढ़ा, आप इसको समझिए। फिर आपने ये समझा कि जितने भी आपके सेमी कंडक्टर्स हैं, ये प्योर तो हो ही सकते हैं, लेकिन दो टाइप के और होते हैं सर। ये एन टाइप के हो सकते हैं और पी टाइप के हो सकते हैं। एन टाइप जब बनेगा जब ग्रुप 13 डालोगे, पी टाइप बनेगा जब ग्रुप 15 डालोगे, बाकी डिटेल आप जानते हो। दोनों के दोनों ही ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, तो बाकी आप ये समझिए कि अगर आपका कंडक्टर है, कंडक्टर है तो आपका मान लो ये कंडक्शन बैंड है, और ये है आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, तो ये दोनों बैंड आपके ओवरलैप कर रहे होते हैं किसके केस में? कंडक्टर के केस में। पहले चीज आप लिख लेना, ये किसके केस में है? कंडक्टर के केस में। दूसरी चीज अगर आप बात करोगे सेमीकंडक्टर के बीच में, तो कुछ गैप होगा। ठीक है, वो गैप आप डायग्राम में दिखा लेना अपने हिसाब से। और तीसरी चीज अगर आप बात करोगे किसके? इंसुलेटर के बारे में, तो इंसुलेटर का भी कुछ गैप होगा। वो कितना होगा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर में या तो बराबर होगा गैप, या फिर कम होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, ज्यादा का साइन हो गया तो इस साइड लिख देते हैं अपन। कम होगा या बराबर होगा किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और इंसुलेटर में ज्यादा होगा किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्लियर है भाई? एक बार देख लो इसको। ठीक है, काफी ठीक ठाक सा ये अपना बन गया है। ढंग से लिखोगे तो इसको समराइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इसको एज एन सेपरेट चीज आप ट्रीट कर लो यहाँ पे। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं अच्छे खासे तरीके से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, है ना? अब कुछ और चीज में आपको डिस्कशन कराते हैं। जैसे आप देखो, अब हम बात करते हैं एक्सेप्टर एंड डोनर एनर्जी लेवल की। ठीक है, एक्सेप्टर एंड डोनर एनर्जी लेवल की। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और डोनर एनर्जी लेवल दोनों ही काफी अच्छी चीज है, काफी शानदार चीजें हैं। इनकी बात यहाँ पे करी जा सकती है। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो आता है आपका, जाहिर सी बात है ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल अगर आएगा, और यदि ये डोनर एनर्जी लेवल आएगा तो कहाँ से आएगा, इसकी बात करते हैं। सर मान लो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आया, तो ये आएगा आपका
एक्सेप्टर इंप्योरिटी से। क्लियर है भाई? और मान लो आपका डोनर एनर्जी लेवल आया, तो ये आएगा आपका डोनर इम्प्योरिटी से। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी यानी कि जो आपके 15वें ग्रुप वाले हैं जिसमें आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको बोलते हैं, सॉरी 13वें ग्रुप वाले हैं उनको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके कम है। और जो 15वें ग्रुप वाले हैं उनको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। 14वें ग्रुप वाले जितने भी आपके हैं ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। 14वें ग्रुप वाले ही आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा था, सिंपल सा लॉजिक था। आई होप सो कि यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। चलिए फिर, ये तो बात रही आपके छोटा मोटा 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 बात करने की। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीजें हमने कर दी हैं, कुछ छूट गया एक्चुअली, तो हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होगा वो बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर। तो आपको मेन चीजें यही याद करनी थी भाई, जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये अर्लियर क्या होता था, बाद में क्या होता था, ये आप देख लो ना। अब हम समझते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। हाँ, तो अब समझिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। है, उल्टा हो रहा है। देखो, एन मतलब नेगेटिव, वो पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है, पी मतलब पॉजिटिव, वो नेगेटिवली चार्ज बन रहा है। याद करने की ट्रिक होती है, अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। हालांकि दोनों सेमीकंडक्टर कैसे होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। तो समझते हैं फिर कैसे हो रहा है ये काम, है ना। तो पीएन जंक्शन है क्या, पहले तो उसको समझते हैं। पी एन जंक्शन मतलब जहां पे ऐसा जंक्शन, ऐसी जगह जहां पे दोनों चीजें मिल रही हैं। तो आप मेरे साथ ये समझो कि अगर पीएन जंक्शन है, तो हम क्या करते हैं ना, हम जैसे एक ये ले लेते हैं, एक सेमीकंडक्टर ले लेते हैं प्योर वाला, उसका वेफर ले लेते हैं। जैसे सिलिकॉन एक प्योर सेमीकंडक्टर है, तो अपन यहाँ पे सिलिकॉन का एक वेफर ले लेते हैं, और एक साइड इसके जो है ग्रुप नंबर 13 की इंप्योरिटी डालते हैं, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जिसमें होल्स होते हैं आपके। और दूसरी साइड जो है, अपन लोग क्या करते हैं, इसमें ग्रुप 15 की इंप्योरिटी डालते हैं, तो इसमें इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। कुछ इस प्रकार से। अब आप देखो, क्योंकि इस साइड पे ग्रुप 13 की इंप्योरिटी है, तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस साइड आपने नेगेटिव जो अपना इंप्योरिटी है उनको ज्यादा मिलाया है, तो इस साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा है आपके, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। अब कम से ज्यादा की तरफ चीजें डिफ्यूज होती हैं, ये आपने पढ़ा है। तो होगा क्या, यहां से होल्स जो हैं वो डिफ्यूज होके इस तरफ आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। तो आपने देखा कि इस तरफ को आपका होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके यहां चले जाएंगे। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो इस साइड को डिफ्यूज हो रहे हैं। बाकी चीजें हम आगे से समझते हैं जो मैं नोट्स ला रखा हूं। तो ये एक पीएन जंक्शन है सर। देखो, एक साइड हमने पी टाइप लिया जहां नंबर ऑफ होल ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एक साइड एन टाइप लिया जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज होके यहाँ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है किस तरफ को, इस तरफ को। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ गए। और क्योंकि यहाँ होल्स ज्यादा है, तो होल्स का जो है डिफ्यूजन हो रहा है किस तरफ को, इस तरफ को। तो होल्स जो है आपके यहाँ आ गए। अब क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं, दोनों में ही चार्ज है, तो इन दोनों के डिफ्यूजन की वजह से एक करंट आएगा, जिस करंट को हम नाम देंगे डिफ्यूजन करंट। ये देखिए, डिफ्यूजन करंट।
ये डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आ रहा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड से ले जा रहे हैं, अगर यहाँ होल ज्यादा है तो होल इस साइड आ जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो करंट है उसी को डिफ्यूजन करंट कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो n से p की तरफ जा रहे हैं और होल्स जो है वो p से n की तरफ आ रहे हैं, और डिफ्यूजन करंट जो है आपका वो p से n की तरफ है। ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आपका डिफ्यूजन करंट होता है। आइए समझते हैं क्या बोला मैंने। तो डिफ्यूजन करंट देखो, इलेक्ट्रॉन किससे किसकी तरफ को जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन n से p की तरफ जा रहे हैं, और होल यहाँ ज्यादा है तो होल p से n की तरफ जा रहे हैं, यही लिखा है। होल p से n, इलेक्ट्रॉन n से p, बिल्कुल। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन n से p जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होगी, तो डिफ्यूजन करंट p से n की तरफ होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन n से p जा रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट p से n की तरफ होगा। और क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर में एक यहाँ पर डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, उसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो करंट आ रहा है उसी को आप डिफ्यूजन करंट कहते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ सकते हो। अगली चीज की बात करते हैं अगर, तो वो है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ड्रिफ्टिंग की वजह से जो करंट आएगा। अब सर यहाँ पे ड्रिफ्टिंग कहाँ हो रही है, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। ये बहुत आसान सी बात है भाई। इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके, देखो ड्रिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इधर को हो रहे हैं तो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे। होल डिफ्यूज इधर को हो रहे हैं तो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होल डिफ्यूज ड्रिफ्ट होंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अभी समझते हैं, पर उससे पहले आप ये समझो कि बीच में इनके एक रीजन है। हाँ, ये जो रीजन है, ठीक है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब भर गए हैं, इस रीजन को ही डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, जब पीएन जंक्शन बन जा रहा है तो पी और एन चार्ज एक्वायर कर ले रहे हैं। कैसा सर? पी में इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं तो इस साइड सारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और एन में होल्स आ रहे हैं तो इस साइड सारा पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि एन से पी की तरफ। तो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, तो आप कहोगे एन से लेके पी की तरफ को है। तो एन टू पी एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव वाली साइड में जाना पसंद कर रहे हैं दोबारा से, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज उधर से होके ही आए हैं, लेकिन अब ये दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उधर को जा रहे हैं। और ये होल्स भी तो इस पी साइड से एन साइड में आए थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो होल्स भी अपने को पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ ले जाना पसंद कर रहे हैं, तो होल्स भी ऐसे जा रहे हैं। तो इस चक्कर में हो क्या रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन और जितने होल्स अभी डिफ्यूज हुए थे, वो दोबारा से अपनी अपनी पोजीशन में जा रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्शन की वजह से। और इसलिए यहां पर एक कंट्रोल्ड फ्लो देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जगह जाके एक्यूमुलेट हो गए। ये प्रोसेस चलती रह रही है, चलती रह रही है। ये बार बार डिफ्यूज होते रह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार बनती रह रही है, इसकी वजह से ये बार बार अपनी पोजीशन में आ रहे हैं, फिर और डिफ्यूज हो रहे हैं, फिर और इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और डिफ्यूज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो इस तरीके से कंट्रोल्ड फ्लो में सेमीकंडक्टर्स में देखने को मिलता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स कहाँ लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमने पढ़ा ही है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें डायरेक्शन इसको इधर की होगी, नेगेटिव है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट होगी। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देगी, इसलिए अब ड्रिफ्ट करंट एन साइड में ही रुक जाएगा। और पी साइड में तो आप जानते हो कि वैसे ही बहुत कम इलेक्ट्रॉन है वहां पहले से ही, है ना। तो वहां भी जो अब करंट है वो इस तरीके से रुक जाएगा। मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको ये, ठीक है। और ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जरूरत जाना भी शुरू करेंगे। सिंपल कंपैरिजन देख लो, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन करंट मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस। और जो अपना ड्रिफ्ट करंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन करंट जो होता है वो आपका देखो, क्योंकि होल्स जो होते हैं आपके, वो जाते हैं पी टू एन और इलेक्ट्रॉन जाते हैं एन टू पी। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में पी टू एन आपका डिफ्यूजन करंट होगा। और जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो आपका कहां से कहां को होगा, एन से पी की तरफ में होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब क्योंकि हम पीएन जंक्शन समझ चुके हैं, ड्रिफ्ट करंट जो है उसको समझ चुके हैं, डिफ्यूजन करंट जो है उसको समझ चुके हैं, तो अब आप ये जानो कि ये पीएन जंक्शन एज एन डायोड आपका काम करेगा। तो हम इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, है ना। पीएन जंक्शन डायोड। और इसका रिप्रेजेंटेशन आप सीखो। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है लाइक 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, कुछ ऐसा।
ठीक है। केमिस्ट्री वाले हो तो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये है पीएन जंक्शन डायोड। ये साइड होती है आपकी पी साइड। अरे यार, ये साइड होती है आपकी पी साइड और ये साइड होती है आपकी एन साइड। ठीक है। तो ये जो अब इतना बड़ा पीएन जंक्शन आपने बनाया था, इसको आप बार बार नहीं बनाओगे। ठीक है। पी साइड को जस्ट एक ट्राइंगल बना दोगे और एन साइड के लिए एक डंडी दिखा दोगे, तो ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। वो क्या? वो ये कि पीएन जंक्शन डायोड में जब तक आपने कोई भी बैटरी नहीं लगाई है, नो बाइसिंग यानी कि नो एक्सटर्नल बैटरी, तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर होंगे। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपने बैटरी नहीं लगाई है, और नेट करंट जीरो होगा। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब समझिए डिप्लीशन रीजन हमने अभी नहीं पढ़ा था, इसलिए अब पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे डायोड के ऊपर। तो ये न्यूट्रल रीजन होता है बिटवीन एन एंड पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एन टू पी, और एक बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो इधर से इधर को होता है, तो हायर पोटेंशियल कौन सी वाली साइड है? ये पॉजिटिव वाली साइड। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको ऐसे दिखाते हैं कि हायर साइड में जाते जाते आपका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, और लोअर साइड का सबसे लोएस्ट पोटेंशियल इतना है। तो बैरियर पोटेंशियल यानी कि इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? आपका डेल्टा वी हो गया। अब बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू सुन लो। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है आपकी 0.7 वोल्ट। आपके पास है जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और आइडियल डायोड, अगर आप कोई आइडियल डायोड ले रहे हो, आइडियल डायोड ले रहे हो, तो आइडियल डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल डेल्टा वी की वैल्यू को जीरो कंसिडर करके चलना है। ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में देखो यहाँ पे लिखा भी है बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू। सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3, आइडियल डायोड के लिए 0। बाइसिंग कनेक्टिंग अ बैटरी, अब हम समझ रहे हैं कि पीएन जंक्शन एज अ डायोड भी काम कर सकता है। तो हमने समझा कि यार वो डायोड की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन डायोड का काम मतलब होता है बाइसिंग। पीएन जंक्शन को अगर आप एज अ डायोड यूज कर रहे हो तो उसका सिंपल सा मतलब ही है बाइसिंग। या तो फॉरवर्ड बाइस होगा या रिवर बाइस होगा। फॉरवर्ड बाइस को बोलते हैं जब पी साइड को हायर टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा है, तो एन साइड को किससे जोड़ा होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल से। रिवर्स बाइसिंग कब कहते हैं? जब एन साइड को हायर टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव साइड से जोड़ा हुआ है, और पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल या फिर लोअर पोटेंशियल वाली साइड से जोड़ा हुआ है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? पी साइड देखो पॉजिटिव या फिर हायर पोटेंशियल वाली साइड से है, एन साइड नेगेटिव पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल वाली साइड से है। रिवर्स बाइसिंग में एन साइड आपकी पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल वाली साइड से है, और एन साइड जो है वो नेगेटिव या फिर लोअर पोटेंशियल वाली साइड से कनेक्टेड है। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल आप देख सकते हो। एचपी हायर पोटेंशियल है, एनपी एलपी लोअर पोटेंशियल है। तो समझिए फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है? पी हायर पोटेंशियल में, एन लोअर पोटेंशियल में। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे आ रही है अंदर एन टू पी। अब पी हायर पोटेंशियल में है, एन लोअर पोटेंशियल में है, तो एक ई बी, एक ई, एक बाइजिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, उसको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाइजिंग ईबी। वो आपकी बाहर पी टू एन जा रही है, P2N जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है? एक अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आ रही है, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जस्ट अपोजिट दिशा में जा रही है। तो इसकी वजह से डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है। ये किसकी केस है? फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो बीच में डिप्लीशन रीजन है वो कम हो जा रहा है, अंदर इस साइड जा रहा है, बाहर इस साइड जा रहा है, तो ये चिपका देंगे, इसको एकदम पास ले आएंगे। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन कम हो जा रहा है, और इसीलिए बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जा रहा है। आपको यहां से इतना लंबा नहीं आना पड़ा, ये पी साइड के बगल में ही अगर इन साइड आ जाएगा तो आपको बहुत कम बैरियर पोटेंशियल देखने को मिलेगा। क्योंकि बैरियर पोटेंशियल भी आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है, और आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही कम कर दे रहे हो, तो बैरियर पोटेंशियल भी, क्योंकि विड्थ कम कर दे रहे हो, तो बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। डायोड कंडक्टिंग बन जाता है, और फॉरवर्ड बाइस कंडक्ट करंट इज ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स। मेजोरिटी कैरियर डिफ्यूजन करंट की वजह से यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट देखने को मिल रहा होता है। मिली एम्पेयर के ऑर्डर का ही रहता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है। देखते हैं रिवर्स बाइसिंग क्या है। देखिए रिवर्स बाइसिंग में पी साइड लोअर पोटेंशियल में और इन साइड हायर पोटेंशियल में है, तो ये पी साइड है, यहाँ लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव साइड है, और ये एन साइड है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव साइड है।
इसकी वजह से देखो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को जा रही थी, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगी। तो दोनों की रीजन एक हो गया, तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगी और बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल के बीच में एक बहुत बड़ा बैरियर आ चुका है, तो आपका करंट पास नहीं हो पाएगा और डायोड नॉन कंडक्टिंग बन पाएगा। और ये जो आपका करंट यहाँ पर अगर होगा इस पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बाइसिंग के दौरान, तो वो काफी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा होगा। दिस इज डेफ्ट करंट, माइक्रो एम्पेयर की ऑर्डर का। वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है पीएन जंक्शन डायोड का। अगर हम आई वर्सेस वी का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, मिली एम्पेयर में आपका आई है और वोल्ट अगर हम लें, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपका, जब आपने वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका करंट इंक्रीज नहीं कर रहा है, बट सडनली आफ्टर पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ पॉइंट, और ये पिंच ऑफ पॉइंट की अगर आप बात करो, ये 0.7 वोल्ट है आपका सिलिकॉन के लिए और 0.3 है जर्मेनियम के लिए। तो यहां से आपका जो ये डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस बन जा रहा है, अगर आप इसको पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो है वो यहाँ पे आ रहा है। रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी की वजह से करंट रहेगा, जिसको ड्रिफ्ट करंट बोला। अगर आप इसके पोटेंशियल को नेगेटिव ले जाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते रह रहे हैं, तो एक टाइम के बाद ये जो आपका डायोड है ये फूक जाएगा, पूरा ही बंद हो जाएगा। और इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज, एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। उधर पिंच ऑफ पॉइंट बोलते थे, पिंच ऑफ वोल्टेज भी कह सकते हो, इधर एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। रिवर्स बाइसिंग में एवलांचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में एक पिंच ऑफ पॉइंट आता है। एवलांचे ब्रेकडाउन के बाद आपका डायोड पूरा ही फूक जाएगा, उससे उतना वो बेयर ही नहीं कर सकता। बेयर मिनिमम जो आपका यहाँ पर डायोड बेयर कर सकता है नेगेटिव पोटेंशियल, वो है एवलांचे ब्रेकडाउन के बराबर। बात करेंगे अगर अपन सिलिकॉन की, तो ये लगभग आपका कितना है, देखो 7 के बराबर आ रहा है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का आप मेरे को मूवमेंट बताओ। सर रिवर्स बाइसिंग का मतलब है कि एन साइड जो है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से, और जो पी साइड है उसको नेगेटिव पोटेंशियल से आप जोड़ दे रहे हो। तो इस केस में क्या होता है कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे वो डिप्लीशन रीजन से दूर भाग रहे होते हैं रिवर्स बाइसिंग के दौरान, और इसके चक्कर में डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है। On this reverse bias to a large value in the PN junction diode, then the diode current reverse bias फूक जाएगा भैया सडनली। देखो, increasing the reverse bias to a large value in a PN junction, then the value of diode current suddenly increases। क्या बोल रहा है कि जब रिवर्स बायसेस को आप लार्ज वैल्यू ऑफ करंट में डालते हो पीएन जंक्शन डायोड में, जो वैल्यू है डायोड करंट की, है ना, रिवर्स बायस में आप लार्ज वैल्यू डाल रहे हो किस चीज की, और इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस को आप इंक्रीज कर दे रहे हो, है ना, रिवर्स बायसिंग को। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या पूछ रहा है आप समझिए। आपने क्या करा, रिवर्स बायसिंग कर दी, ये सर पी साइड ये एन साइड, इसको जोड़ दिया हायर पोटेंशियल से, पी को जोड़ दिया लोअर पोटेंशियल से, ये है रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग में आपने करंट डाला, इसने पास नहीं होने दिया, आपने और करंट डाला, इसने पास नहीं होने दिया, आपने बहुत करंट डाल दिया, तो डायोड फूक जाएगा, एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये एक रॉड की तरह, एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा और सारे के सारे करंट को पास करेगा। तो बहुत ज्यादा करंट डालने पे ये सडनली इंक्रीज करा देगा आपके करंट की वैल्यू को, क्योंकि डायोड अब डायोड रहा नहीं, डायोड फूक चुका है। तो पीएन जंक्शन डायोड में जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन एन साइड में और होल्स इन पी साइड में। जब एक जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइस किया जाता है, तो जो फ्लो ऑफ करंट होता है अक्रॉस द जंक्शन, ये किसकी वजह से होता है, रिवर्स बाइसिंग में ध्यान रखो माइनॉरिटी की वजह से होता है, ड्रिफ्ट करंट इसको बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस की वजह से भी लिख सकते हो। अगली चीज है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन जंक्शन डायोड।
हाँ, रिवर्स बायस में इंक्रीज करता है, फॉरवर्ड बायस में कम होता है, लेकिन बैरियर पोटेंशियल कम होता है। रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल काफी ज्यादा हो जाता है। फाइंड द वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए। आपको पॉइंट ए की वोल्टेज बतानी है। सबसे पहले तो ये देखो भाई, ये पी साइड है, ये आपका एन साइड है। इसको आपने यहाँ 0 वोल्ट से कनेक्ट करा है, लेकिन आप ध्यान रखो कि यहाँ -3 वोल्ट है, तो ये 0 से भी कम है, तो ये लोअर पोटेंशियल में हुआ। और ये जो है हायर पोटेंशियल में हुआ, तो ये एक रिवर्स बाइसिंग का केस है। रिवर्स बाइसिंग में आप कुछ मत करो, इसको एज एन वायर ट्रीट करो। तो यहाँ पर आपका करंट कितना मिल रहा होगा, आप उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 0 वोल्टेज है, यहाँ पे 0 वोल्टेज है। आपको वोल्टेज निकालनी कहाँ है, पॉइंट ए में। कंसिडर करो डायोड आइडियल है। आइडियल डायोड का मतलब क्या है, आपकी जो वोल्टेज है डेल्टा वी है, बैरियर पोटेंशियल वो 0 है, ठीक हो गया। तो 0 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ जीरो तो यहाँ भी 0 ही होगा। वोल्टेज निकालनी है पॉइंट ए में, तो पॉइंट ए में कितनी वोल्टेज होगी सर, वो भी तो 0 ही होगी आपकी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0, क्योंकि अर्थ है ना, अर्थ में जब ग्राउंडिंग कर रहे हो तो अर्थ तो बहुत बड़ा है, उसकी वोल्टेज को 0 ही मानते हैं अपन। ठीक है, अब इन केसेस को देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट इफ ऑल द डायोड्स आर आइडियल, ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ 200 वोल्ट। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर ना चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि रिवर्स बाइसिंग में तो आपका डायोड एकदम फुकी जा रहा है, तो उसको आप हटा देंगे। तो सबसे पहले आप देखो सर, बैटरी ये है आपका हायर पोटेंशियल, तो इसकी साइड क्या होना चाहिए, पी साइड होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होने वाला है, फॉरवर्ड बाइसिंग। एन साइड है, रिवर्स बाइस है, पी साइड, हाँ फॉरवर्ड बाइस है, एन साइड रिवर्स बाइस, तो ये तो फूक गए, है ना, इनका कुछ काम ही नहीं बचा। तो करंट अब सिर्फ इस पाथ में जा रहा होगा, ये वाले डायोड तो फूक चुके हैं। करंट जो है वो इस पाथ में जाएगा कुछ, ठीक है। तो करंट आई बताओ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 200 है और रेजिस्टेंस सिर्फ एक है, ठीक है। सारी रेजिस्टेंस 200 की है, तो 200 अपॉन 200 1 एम्पियर, सिंपल। ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग को आपको जस्ट हटा देना है अपनी पोजीशन से, ट्रिक ध्यान में रखना और बाकी आप देख लेना इसी में। करंट थ्रो आइडियल डायोड, आइडियल डायोड मतलब क्या है सर, बैरियर पोटेंशियल 0 होगा और कुछ नहीं। तो देखो, ये हायर पोटेंशियल पी साइड, लेकिन बैटरी इधर से भी है, 5 वोल्ट है, इधर से 2 वोल्ट है, तो ये हुआ ज्यादा पोटेंशियल, तो ये एन साइड, तो ये रिवर्स बाइस्ड है। तो डायोड से करंट कितना होगा यार, 0 होगा। इन द डायोड सर्किट, इन द डायोड सर्किट गिवन D1 एंड D2 रिवर्स फॉरवर्ड क्या है ये बताना है, देख लेते हैं। तो ये नेगेटिव साइड इस साइड होना चाहिए, एन साइड, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। ये नेगेटिव इस साइड, पी साइड, ये रिवर्स बाइस हो गया। तो ये डायोड D1 है, D1 फॉरवर्ड बाइस है, D2 रिवर्स बाइस है। Within the depletion region of p-n junction diode, p side is, अच्छा ठीक है, डायोड में जब पी जंक्शन बन रहा है तो पी साइड नेगेटिव चार्ज होती है, एन साइड पॉजिटिव चार्ज होती है, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो करंट इन एमीटर, कौन सा नहीं दिखाएगा, देख लो। पॉजिटिव साइड है तो इसमें पी साइड आना चाहिए, ये तो दिखाएगा, ये दिखाएगा, चलो ठीक है, इसका सर्किट पूरा है तो ये तो दिखाएगा। ये पॉजिटिव साइड है, इधर आप देखो पी साइड, पी साइड ये भी दिखाएगा यार। ये पॉजिटिव साइड है, इधर 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 देखना जरा, एन साइड ये तो नहीं दिखाएगा, लेकिन इधर से सर्किट पूरा हो जाएगा ना, तो ये भी दिखाएगा। चौथी चीज देखो, पी साइड है, इधर एन साइड ना भैया, सर्किट ही बीच में ब्रेक हो जाएगा, तो ये नहीं दिखाएगा। चौथा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट से लास्ट टॉपिक है। आपने एज एन डायोड पीएन जंक्शन को देखा, अब एज एन रेक्टिफायर आप देखोगे। तो सबसे पहले रेक्टिफायर पढ़ना है, हाफ वेव एंड फुल वेव। जीनर डायोड और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे फोटो डायोड, एलईडी और सोलार सेल, ये हमारे डिलीटेड है, तो ये टॉपिक में फिलहाल अपने बोर्ड्स के लिए तो नहीं है। तो सिर्फ रेक्टिफायर पढ़ के अपन इस टॉपिक को एंड अप करेंगे यहीं पे, और बहुत चांसेस है कि रेक्टिफायर आपका आए आए, तो क्यों ना पढ़ ले भाई एक बार।
तो भैया सबसे पहले तो ये समझिए रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस होती हैं जो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आती हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। अभी आप बहुत पहले से जानते हो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का सिंपल सा लॉजिक या मतलब यही होता है कि ये जो आपका करंट है ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो साइन का फंक्शन दिखाता है, साइनोसॉइडल होता है जनरली। नहीं भी होगा तो चलेगा, है ना, उससे हमें कुछ नहीं करना, बट ऐसा है। ठीक है। तो जो ऊपर नीचे मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, प्लस में माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में जाएगा, फिर प्लस में जाएगा। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो एक ही डायरेक्शन में चलता रहे। तो इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, दिस टू दिस। अब देखो कितने रिपल्स हैं, यहाँ एक, दो, तीन रिपल है। तो मैंने यहाँ पे कितने रिपल बना दिए, एक रिपल बना दिया, दो रिपल बना दिया, तीन रिपल बना दिया। तो इसने इसको पूरा का पूरा यहाँ कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दो ही रिपल जो ऊपर ऊपर रिपल्स आ रहे हैं इन्हीं को कन्वर्ट करे। तो इसने एक रिपल बनाया, दूसरे को नहीं कन्वर्ट कर पाया जो नीचे था, उसके लिए जगह छोड़ दी, और जो फिर ऊपर वाला रिपल था उसी उसको कन्वर्ट करा। तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले रिपल्स को इसने कन्वर्ट करा। तो इसको बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले अपने रिपल्स को इसने कन्वर्ट करा, तो या फिर एक ही साइड वाले रिपल को कन्वर्ट करा, तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। और इसने पूरा करा, तीन रिपल्स थे, इसने तीन के तीन रिपल्स बनाए, तो इसको बोलेंगे अ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको पहले से समझ लेते हैं क्या है इसका मेन फंडा। तो रेक्टिफायर क्या करता है, देखो भाई आपने अल्टरनेटिंग करंट डाला सर, पॉजिटिव रिपल एसी में डाला, या एसी यहां से डाला आपने रेक्टिफायर के अंदर, यहां से इसने डीसी में दे दिया, तीन रिपल डाले थे, तीन रिपल मिल गए, मतलब ये एक फुल वेव रेक्टिफायर होगा। अगर तीन वेव डाले थे, दो मिलते तो हाफ वेव कहते हैं। आओ समझ लेते हैं। देखो ये है सबसे पहले अपना केस हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है, आपने तीन रिपल डाले हैं, फॉरवर्ड बाइस, रिवर बाइस, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। तो चार रिपल है यहाँ पे टोटल। यहाँ से आपने अल्टरनेटिंग करंट, ये साइन होता है अल्टरनेटिंग करंट का, जानते होगे अब तो, है ना। और यहाँ पे आपने एक डायोड लगाया अपना पीएन जंक्शन डायोड। तो सिंपल आपने डायोड कन्वर्ट कर दिया, और यहां से आपने R2 यानी कि लोड कनेक्ट कर दिया, जिसमें भी आप इसको डीसी में कन्वर्ट करने के बाद डाल ले हो। तो ये हाफ वेव हो गया। देखो पॉजिटिव रिपल को कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव को नहीं कर पाया, फिर पॉजिटिव को कर दिया, तो इसको बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंपली आप यहाँ पे ये समझो कि इनपुट के टाइम में टाइम कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। आउटपुट के टाइम पे जो टाइम है, आउटपुट के टाइम पे यहां से यहां तक देखो एक ही रिपल जनरेट कर पा रहा है। इनपुट में इस सर्टेन टाइम में दो रिपल, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में जनरेट कर रहा है। आउटपुट के टाइम में एक ही रिपल ये जनरेट कर पा रहा है, और ये सिंपली कंडक्ट करता है ओनली इन फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन। इस चीज को बहुत ध्यान से रखेंगे, क्या होना चाहिए आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, पीएन जंक्शन डायोड। तो यहां पर आप देखो कि अगर आपका यहां से आपने फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है भाई, इस चीज को समझना। टाइम कम ज्यादा हो सकता है, टाइम इतने टाइम में यहाँ ये दो रिपल बना रहे हैं, यहाँ एक ही रिपल बना पा रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ 50 हर्ट्ज थी, तो यहाँ भी 50 हर्ट्ज ही रहेगी आउटपुट में। अब देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ से आपने अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स डाला है। ठीक है, अगर डायग्राम क्लियर नहीं है तो मैं बना देता हूँ इस तरीके से। और ये जो है आपका एक प्राइमरी कॉइल है, फिर कुछ इस प्रकार से प्राइमरी लिखा है, 1 डिग्री कॉइल है आपकी। बीच में आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर को बना रखा है। ठीक है, ये आपका एक ट्रांसफॉर्मर है, और इस ट्रांसफॉर्मर से जस्ट यहाँ पे आपने सेकेंडरी को जो है ये कन्वर्ट कॉइल को ले रखा है। अब ट्रांसफॉर्मर है तो यार सीधी सी बात है ना, ट्रांसफॉर्मर आपका एसी तो जनरेट करेगा, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लग रहा है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, यहाँ कम है, खैर उसको छोड़ो। तो सेकेंडरी में जब आपका ये ट्रांसफर होगा, यहाँ से अगर ये रिपल जनरेट करेगा और सेकेंडरी में ये जो भी ईएमएफ अपना प्रोड्यूस करेगा, तो वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। उसके लिए आपने फॉरवर्ड बाइस करके यहाँ पे क्या लगा देना है, अपना पीएन जंक्शन डायोड लगा देना है, कुछ इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है। कंडक्ट करेगा सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस होगा तो कंडक्ट ही नहीं करेगा ना, सिंपल सी बात। और यहाँ पे आरएल मतलब लोड लगा दिया है, रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, जिसमें आप उसको डाल ले। ठीक है, जिसमें वो उसका लोड जो ले रहा है, मतलब जो आपने फ्रीक्वेंसी बनाई वो किसी में जा रही होगी ना, तो उसको लोड बोलते हैं। जैसे जो आपके घर में बिजली आ रही है, आपने फोन चार्ज करा, तो फोन एक लोड हो गया क्योंकि फोन चार्ज कर रहा है, उस बिजली को ले रहा है। तो ये आरएल मतलब रेजिस्टेंस ऑफ लोड है। तो इसको समझते हैं, देखो जैसे वोल्टेज ऑफ ए है और वोल्टेज अक्रॉस आरएल है। तो ये ये है आपका ए, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा और वोल्टेज अक्रॉस आरएल, मतलब ये लोड वाली वोल्टेज में क्या डिफरेंस आएगा।
वोल्टेज ऑफ ए तो भैया पूरी थी, प्लस में भी थी माइनस में, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस, ठीक है। फिर फॉरवर्ड बाइस, फिर रिवर्स बाइस। मैं इसको जस्ट 2 मिनट देना। हाँ तो भाई हाफ वेव रेक्टिफायर में थे अपन, और अपन ने कहा कि देखो ये इतने सारे रिपल्स आए, तो इसने क्या करा, जो पॉजिटिव वाले रिपल थे, या कह लो एक ही साइड के जो रिपल थे, सिर्फ उन्हीं को कन्वर्ट करा। आप देख पा रहे हो वोल्टेज अक्रॉस आरएल में सिर्फ इसी साइड के रिपल्स आए, ये रिपल्स इसने डीजेनरेट कर दिए, तो ये है एक हाफ वेव रेक्टिफायर। नोट देखो, इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर उगती है हमेशा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इफिशियंसी की बात करते हैं, आइडियली या थ्योरेटिकली हाफ वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी है वो 50% होनी चाहिए, बट जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये 40% आते हैं, लगभग 40.5% के आसपास। बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा होता है, देखो यहाँ से आपका एक कॉइल है, यहाँ से दूसरा कॉइल है, और यहाँ पर सेंटर टैपिंग कर रखी है इस कॉइल से, यहाँ पर ये देख रहे हो आप इस तरीके से, और ये वायर क्रॉस कर रहे हैं बिना टचिंग, और ये है आपकी सेंटर टैपिंग। इसके थ्रू आपने फिर यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है दूसरी चीज को, यहाँ पर डायोड D1 लग रखा है, पहला डायोड है, और यहाँ पे D2 दूसरा डायोड आपका लग रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नया क्या हो जा रहा है कि ये आपका हर चीज को कन्वर्ट कर दे रहा है। आप पहले ये समझो, देखो यहाँ पर एक ही डायोड लगा था आपका, है ना, कॉमन सी बात है। तो इसमें जो भी इंड्यूस ईएमएफ जा रहा था वो सिर्फ फॉरवर्ड बॉइस्ड डायोड था। कौन सा डायोड था ये आपका, फॉरवर्ड बाइसिंग वाला डायोड था, ठीक है। और यहाँ से ये सिर्फ एक ही साइड की वोल्टेज को कन्वर्ट कर पा रहा था, बट यहाँ पर अपन ने क्या कर रखा है, देखो इस तरीके से, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, पता कैसे चलेगा, बीच में सेंटर टैप लग रखा है, और ये डायोड D1 है, डायोड D2 है, यहाँ से फिर इन दोनों डायोड के कनेक्शन से आपने यहाँ पे RL आउटपुट को जोड़ रखा है। यहाँ पर एक स्पेशल बात क्या होगी, एफ आउट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ आई एन आएगा, कैसे ये समझो। देखो मान लो इतने टाइम में, ये टाइम टी है, यहाँ पर इसके दो रिपल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देखो, ये ए वाले डायोड की बात कर रहे हैं, पहले डायोड की, ये बी वाले डायोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी इसमें कितने रिपल्स आ रहे हैं, दो रिपल्स आ रहे हैं, और ये जो अपना प्रोडक्ट है, ये डायोड D1 की वजह से पहला रिपल, और डायोड D2 की वजह से दूसरा रिपल है, लेकिन टी टाइम में ये भी दो रिपल्स ही दे पा रहा है। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि सर पहली चीज तो ये कि ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे रहा है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी की दुगनी हो जा रही है। जैसे इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज थी, 50 हर्ट्ज ऊपर, देन 50 नीचे, देन 50 ऊपर, तो ये अब क्या है, पूरा 50 और 50 ऊपर, यानी कि दुगनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सेम टाइम के लिए। तो यहाँ पर टी टाइम में अगर आप देखो, टी टाइम में अगर आप देखो तो एक ही रिपल ऊपर था, टी टाइम में अगर आप देखो तो एक ही रिपल ऊपर था, लेकिन यहाँ टी टाइम में दो रिपल्स आ रखे हैं ऊपर, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे डबल हो गई है, जो आपने इनपुट फ्रीक्वेंसी लगाई थी उससे। अगली चीज आप देखो, यहाँ पर दोनों डायोड्स जो हैं वो काम कर रहे होंगे अपना अपना, उसको समझते हैं कैसे। ये जो डायोड D1 है, ये आप देख पा रहे हो, ये फॉरवर्ड वाइज्ड है ना, और ये जो डायोड D2 है आपका, ये भी आपका कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड बाइज्ड ही है। अब यहाँ पे मेन चीज हो क्या रही है, आप उसको समझिए। यहाँ पर दो वेव फॉर्म्स जनरेट हो रही हैं, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो जो डायोड D1 है, ये आपका ऊपर की वेव्स को, इन वेव्स को जो कन्वर्ट कर रहा है वो डायोड D1 है, और नीचे वाले जो रिपल्स हैं इनको जो कन्वर्ट कर रहा है वो डायोड D2 है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो, D1 आपका रिवर्स बाइस है और D2 जो है आपका फॉरवर्ड बाइस है। मैं किस केस की बात कर रहा हूं, स्पेशली इस वाले केस की। अब जो फाइनली रिपल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये वाला रिपल जो बना, पहला वाला रिपल, ये डायोड D1 की वजह से बना। अब ऐसा क्यों, उसको समझते हैं। देखो ये वेव फॉर्म एक ही बात है, तो इस वेव फॉर्म के दौरान डायोड 1 रिवर्स बाइस है, और डायोड 2 जो है वो आपका फॉरवर्ड बाइस है। आपको पता है फॉरवर्ड बाइसिंग में ही आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, चेंज होगा, कन्वर्जन होने को मिलेगा, ठीक है भाई। इस तरीके से जो दूसरी रिपल्स होगी, दूसरी जो रिपेल होगी, इसका जो कन्वर्जन का काम करेगा वो D2 डायोड करेगा, फिर D1 डायोड करेगा, फिर D2 डायोड करने वाला है। ये वेवफॉर्म ए पे है, यह वाला पॉइंट, ये वेवफॉर्म बी पे है। आप देख पा रहे हो, वैसे तो आइडियली ये 100% एफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन ये कितना होता है, 81%। वो 41 होता है, ये 81 होता है।
टी, क्योंकि टाइम पीरियड आधा हो जा रहा है और टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये काफी आसान सी चीजें थी। ठीक है, अब अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं तो वो इस टाइप से, एक फुल वेव रेक्टिफायर में सर्किट ऑपरेट कर रहा है 50 हर्ट्ज में, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी रिपल में कितनी होगी भैया, 100 हर्ट्ज होगी, दुगनी हो जाएगी। एफिशिएंसी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.15% या 41%, ठीक है। आप इसको 40.5 एक्यूरेट है, याद करना है ना, राउंड ऑफ करके लोग इसको 40 या 41% भी लिख देते हैं, तो बाकी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है भाई, तो दिस वाज अबाउट अवर सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसको थोड़ा और प्रॉपरली समझे ना अगर, तो देखो, D1 डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, D2 डायोड रिवर्स बाइस है। ये जो आपकी वेव फॉर्म आ रही है, ये फॉरवर्ड बाइस के चक्कर में है और ये रिवर्स बाइस के चक्कर में है। तो D1 डायोड FB को कन्वर्ट करेगा और D2 डायोड जो है वो आपका RB रिवर्स बाइस को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, वेव फॉर्म एट बी भी ऐसे ही आएगी और वेव फॉर्म एट ए भी ऐसे आएगी, दोनों पॉइंट आप देख सकते हो। ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है। तो होगा कुछ ऐसा ही कि ये ए पे वेव फॉर्म आई, तो ए यहाँ पर ये फॉरवर्ड बाइस था तो इसने इसको तो कन्वर्ट कर दिया, बची ये वाली वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म आगे जाएगी तो बी फिर इसके लिए कैसा काम करेगा, एज रिवर्स बायस काम करेगा, तो बी इसको कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली बी पे जो वेव फॉर्म आएगी उसको बी ये तो कन्वर्ट कर देगा, ये फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन जो वेव फॉर्म बच जाएगी वो आगे ए में जाएगी और ए इसके लिए एज रिवर्स बाइस काम करेगा। और कंप्लीटली ये जो सर्किट आपका काम करेगा, फिर वो यहाँ से आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रहा है RL लोड में, और यहाँ से सेंटर टैपिंग आपने कर रखी है ऑलरेडी। तो इस प्रकार से आपका जो ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये होली आपका एक डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। परंतु इसमें एफिशिएंसी 81% की आएगी। आइडियली अगर आप देखो 100% होनी चाहिए थी थ्योरेटिकली, बट अगर हम वैसे देखें तो नहीं होती। तो दिस वाज अबाउट इट, है ना। इसमें एक बार एनसीईआरटी जरूर चेक कर लेना, ये क्योंकि बहुत ही सिंपल सा एनसीईआरटी इसमें दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।